अच्छा रमना, तो तुमने उन लड़कियों के मुतालिक कुछ बताया ही नहीं। क्या नाम है? टीना, मीना? वो इसे उदास देखकर बात बदल गया। नहीं भाई, टीना, शामी, मुनज़्ज़ा नाम है उनके। मुनज़्ज़ा मुझे अब पसंद नहीं है। मैंने तो उसे गुस्से में थप्पड़ भी मार दिया था। कह रही थी कि साकिब जरूर किसी हादसे का शिकार हो गए हैं। बस उसे तो तुम लिस्ट से खारिज कर दो। हाँ, टीना और शामी को अभी मैंने देखा नहीं है। देख लूं, फिर कोई एक पसंद कर लेंगे। रमना ने फैसला इस तरह सुनाया जैसे साकिब के नहीं अपने मुस्तकबिल के बारे में प्रोग्राम मुरतब कर रही हो। तो जल्दी से देख लो, फिर मेरी छुट्टी भी खत्म हो रही है ना। आज साकिब तो जैसे अपने ऊपर जुल्म करने पर तुला बैठा था। हद हो गई है गुड्डू, कहाँ तो तुम मानते ही नहीं थे, और अब शादी की इतनी जल्दी पड़ी हुई है। जरा ठहरो, मैं फोन सुन कर आऊं। कब से घंटी बज रही है, फिर तुम्हारी दुर्गत बनाऊंगी। रमना बाहर चली गई तो राबिया बर्दाश्त ना कर सकी और साकिब से उलझने लगी। क्यों साकिब, तुम ये क्या ड्रामा कर रहे हो? अच्छा भला मौका था, अब तो रमना को तुम्हारी पसंद का भी पता चल चुका है। वो तुम्हें हर्ट करना भी नहीं चाहती थी, फिर तुमने ये सब ऊटपटांग बातें क्यों की? क्यों झूठ बोला? अपने जज्बात का गला घोंटा? किस लिए अपने आप को सजा दे रहे हो? राबिया ने गुस्से से कहा। राबी, वो अगर मुझे हर्ट करना नहीं चाहती तो मैं भी उसे अजियत में मुब्तला नहीं कर सकता। राबी, आप सोचें तो सही, अगर वो मुझसे शादी पर रजामंद हो भी जाती तो उसके दिल में हमेशा के लिए खलिश बाकी रह जाती। उसका जिस्म तो मेरे पास होता और रूह वकार के गिर्द मंडला रही होती। वो बिखर कर टूट कर रह जाती। और फिर अब तो वकार भी उससे शादी के लिए रजामंद हो गए हैं। वो बेचैनी से बोला। पता नहीं मम्मी ने रमना के सामने ऐसी बातें क्यों की, क्यों कर ये राज उगल दिया। ये तो शुक्र है अभी मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी, वरना पता नहीं मैं रमना की बेरुखी कैसे बर्दाश्त कर पाता। रात को जब ये इतनी अजनबियत और गैरियत से मुझे आप कहकर मुखातिब कर रही थी तो मैं दीवाना होने लगा था। इतनी तकलीफ पहुंच रही थी मुझे कि मैंने सारी रात टहलते हुए आंखों में काट दी। वो होंठ काटने लगा, चेहरा बेतरह जर्द हो रहा था। तो फिर वाकई तुम शादी कर रहे हो? राबिया ने उदासी से पूछा। उसे तो वाकई साकिब से दिली उन्स था। हाँ, मजबूरी है। अब अगर मैंने इनकार किया भी तो एक तो वकार फिर से बदगुमान हो जाएगा, दूसरे रमना भी मम्मा की बातों को सच समझकर उलझन में पड़ जाएगी। राबी, अब जब डूबना ही मुकद्दर ठहरा तो अच्छी तरह क्यों ना डूबूं? वो तल्खी से मुस्कुराया। क्यों? ये कौन अच्छी तरह डूब रहा है भाई? रमना ने अंदर आकर पूछा तो वो दोनों चुप हो गए। कोई भी नहीं डूब रहा। ये बताओ फोन किसका था? वो सिगार सुलगाने लगा तो रमना ने बताया। आंटी फरीदा का फोन था। वो तो अब जैसे वहम का शिकार हो गई हैं। जरा देर के लिए भी तुम निगाहों से ओझल होते हो तो घबरा जाती हैं। अब भी कह रही थी रमना, साकिब तुम्हारे पास है ना? मैंने कहा जी हाँ। कहने लगी, अच्छा जब वो घर आने लगे तो उसे अकेला मत भेजना, किसी को उसके साथ भेज देना। मैंने हंसकर कहा, अच्छा आंटी, अगर आपको खतरा है कि वो रास्ते में से गायब हो जाएंगे तो मैं आ जाऊंगी उनके साथ। हाँ साकी। फिर मैंने आंटी फरीदा से वही बात पूछी। वो उसे बगौर देखते हुए बोली जैसे उसके चेहरे से कुछ खोजना चाह रही हो। कौन सी बात पूछी? साकिब ने घबरा कर कहा। वही कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो और मोहब्बत करते हो मुझसे। मैंने आंटी से कहा कि साकिब तो कह रहा है कि मम्मी को धोखा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहने लगी, बेटा इस वक्त मैं साकिब की गुमशुदगी की वजह से परेशान थी। मेरा दिमाग काबू में कहाँ था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं कि मैंने तुमसे क्या कुछ कहा था। बस हो गई ना तसल्ली। साकिब ने सुख का सांस लिया। शुक्र है माँ ने भी मौके की नज़ाकत समझते हुए भरम रख लिया था उसका। हाँ, और आंटी कह रही थी कि मोहतरमा शामी और उसकी मम्मी भी अभी तुम्हें घर लौटने की मुबारकबाद देने आ रही हैं। मैंने कहा आंटी मौका अच्छा है, साकिब को शामी से मिलवा देंगे। तो उन्होंने ताकीद की है कि मैं तुम्हें लेके फौरन घर आ जाऊं। वो हंसी। अब वो मुतमईन सी हो गई थी कि यकीनन आंटी फरीदा को गलतफहमी हुई थी। ना ना, मैं नहीं घर जाता। मैं क्या करूंगा शामी को देखकर? बस तुम मिल लो और लड़की पसंद कर लो। वो जो चंद लम्हे पहले शादी करने की हामी भरे बैठा था अब एकदम घबरा गया। हाय गुड्डू, कमाल है, शादी तुम्हें करनी है या मैंने? चलो उठो। रमना ने उसे खींचा लेकिन उसने हाथ छुड़ा लिया। नहीं रमना, जिद मत करो, मैं लड़की वड़की नहीं देखूंगा। तुम ख्वाम मुझे मुसीबत में मत फंसाओ। उसका चेहरा हकीकतन जर था। तो बा गुड्डू, शर्मा रहे हो क्या? चलो उठो ना, तुम्हें मेरी कसम ईमान से बहुत मजा आएगा। वो उसे खींचती ले जा रही थी कि ड्राइंग रूम के दरवाजे पर उसकी वकार से टक्कर हुई। वो दरवाजे से ही टिक गया और शरीर अंदाज में हंसा। खैरियत खैरियत, ये इतनी तेजी से क्या मुझसे मिलने आ रही थी? वकार उसे संभाल कर हंसा। फिर उसकी नजर पीछे खड़े साकिब पर पड़ी तो वह सटपटा गया। माथे पर बल पड़ गए। ये ये तो कहीं चला गया था, गायब हो गया था, फिर कहाँ से टपक पड़ा है? हेलो वकार भाई, मिजाज कैसे हैं आपके? साकिब खुशदिली से पूछने लगा। कितने फराक दिल का मालिक था वो।
शुक्रिया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कहाँ गायब हो गए थे? लहजे में तल्खी और तंज रचा हुआ था। जहांगीर नगर तो याद होगा आपको, वहां गया हुआ था मैं। साकिब मुस्कुराया और उसके लहजे की काट को नजरअंदाज कर दिया। ओफो, ये क्या आप लगाई हुई है आप दोनों ने? विक्की, खुशखबरी सुनो, मैं साकिब के लिए लड़की देखने जा रही हूँ। एक लड़की आ रही है इनके घर, रमना ने कहा। बहुत खूब, तो साकिब साहब भी जरा हिम्मत से काम लेकर शादी करने पर तैयार हो ही गए हैं। लेकिन रमना, साकिब साहब से भी पूछ लिया है ना तुमने? ऐसा ना हो तुम दोबारा अपनी कसम देकर इन्हें शादी के लिए रजामंद करो और ये साहब दोबारा जहांगीर नगर भाग जाएं। पहले इनकी पसंद पूछ लो, फिर बाहर लड़की तलाश करना। ऐसा ना हो उन्होंने लड़की घर में या मिलने वालों में पसंद कर रखी हो। वकार ने साकिब को मायने खेज नजरों से देखकर तंज किया तो साकिब का मुंह सुर्ख हो गया। वो उसकी चोट को समझ गया था, रह न सका तो बोल उठा। दिल के फैसले भी अजीब होते हैं वकार साहब। बाज़ औक़ात इंसान सब कुछ जीत कर भी हार को अपना मुकद्दर बना लेता है। मुझे भी अजमत इसी में नजर आती है कि मैं किसी की खुशनुदी की खातिर अपने अरमानों का गला घोंट दूं और अपनी जीत को हार में बदल दूं। वो संजीदगी सच्चाई से बोला तो अपने अंदेशों को हकीकत के रूप में देखकर वकार बिलबला उठा, बर्दाश्त न कर सका। ओ शट अप! साकिब के लबों पे अफसुर्दा सी मुस्कुराहट बिखर गई। सच वाकई कड़वा होता है, बामुश्किल हजम होता है। ओहो विकी, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों खामखा झगड़ा कर रहे हो? मुझे तो तुम दोनों की बातें समझ में नहीं आ रही। रमना घबरा गई। बखूबी आ जाएगी मेरी बातों की समझ जब मैं तुम्हें सही अंदाज से समझाऊंगा, वकार ने उसे घूरते हुए कहा। और जब तुम अपनी ड्यूटी से फारिग हो जाओ तो मेरी एक बात सुन लेना। वो गुस्से से बोला तो साकिब ने दखल दिया। ड्यूटी कैसी वकार साहब? रमना तो फारिग है। जाओ रमना, तुम इनकी बात सुन लो, मैं घर जा रहा हूँ। साकिब ने तहम्मुल से कहा। कप्तान साहब, तुम्हें हम दोनों के मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। बस अपने काम से मतलब रखो तो बेहतर होगा। वकार बेकाबू हो गया। उफ अल्लाह, ये क्या हो रहा है? विक्की प्लीज तुम अपने कमरे में जाओ। मैं साकिब की अम्मी से वादा कर चुकी हूँ कि मैं इन्हें तन्हा नहीं भेजूंगी। मैं इन्हें घर छोड़कर वापिस आती हूँ। चलो साकिब। वो उसका हाथ खींचती हुई बोली। नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है वापिस मेरे पास आने की। मैं अभी रियाज के घर जा रहा हूँ। वकार तिलमिलाता हुआ दोबारा बाहर निकल गया। बड़े अजीब आदमी हैं ये तुम्हारे वकार साहब। ख्वाम नाराज हो गए हैं। साकिब फीकी हंसी हंसा। हाँ, इसीलिए तो मैं परेशान रहती हूँ कि इनके मूड बदलने का पता ही नहीं चलता। बात पे बात बिगड़ जाते हैं। अब कई दिन तक इस वजह से इनका मिजाज ठीक नहीं होगा। रमना की आंखों में आंसू आ गए तो साकिब बेचैन हो गया। आई एम सॉरी रमना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन तुम भी तो अहमक हो। जब मैं तुमसे कह रहा था कि जाओ रमना, वकार की बात सुन लो, तो मुझे घर पहुंचाने का ख्याल छोड़कर फौरन वकार के साथ चले जाना चाहिए था। उसने डांटा। गुड्डू, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? तुम क्यों माफी मांग रहे हो? वकार की तो आदत है रूठने की। फिर वो इसका बाजू दोनों हाथों से थाम कर घर पहुंच गई। ड्राइंग रूम से बातों की आवाजें आ रही थीं। वो दोनों दरवाजे पर ही रुक गए। रमना ने पर्दे में से झुर्री बनाकर अंदर झांका। सामने सोफे पर एक कबूल सूरत नौजवान लड़की बैठी किसी बात पर हंस रही थी। ओ साकिब, जरा देखो तो, मेरा ख्याल है ये शामी साहिबा हैं। रमना ने साकिब को खींचा और सरगोशी की ताकि वो अंदर झांके, लेकिन उसने नजर उठाकर भी ना देखा। भाई तुम ही देखो शामी वामी को, मुझे कोई शौक नहीं है देखने का। मैं तो अपने कमरे में जा रहा हूँ, वो उकताए हुए अंदाज में बोला। लेकिन रमना ने सख्ती से उसका बाजू पकड़कर रोक ही लिया। कमरे में ना बमरे में, तुम शराफत से यहीं रुके रहो, मैं तुम्हें उसका पूरा नक्शा खींच के बताती हूँ। वो बगौर देखती हुई बोली। अच्छा, कद ठीक ही है, ना बहुत लंबा ना बहुत छोटा। रंग जरा सांवला है, वैसे तुम्हारे सामने बिल्कुल दबा दबा सा लगेगा। तुम तो चश्मे बदूर सुर्ख और सफेद होना। खैर कोई बात नहीं, आजकल मेकअप की इतनी लाजवाब चीजें आई हुई हैं कि जिनको इस्तेमाल करने के बाद चुड़ैल भी परी लगने लगती है। खैर, आंखें भी ठीक ही हैं, ना छोटी ना बड़ी। बाल बॉय कट हैं, वैसे इस पर अच्छे नहीं लग रहे। अगर कुछ बढ़ा ले, लंबे कर ले तो ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। और उम्र यही कोई मेरे बराबर होगी। पिंक सूट पहना हुआ है और जिस्म ना बहुत मोटा है ना दुबला। रमना निहायत संजीदगी से उसे सर से पांव तक देखते हुए कमेंट्री कर रही थी। उसके अंदाज पर साकिब को बेसाख्ता हंसी आ गई। तभी अंदर खामोशी छा गई। शायद उन्होंने उनकी आवाज सुन ली थी। आंटी, हमारा ख्याल है कि हमें कोई छुप छुप कर देख रहा है। शामी ने कुछ उखड़े उखड़े लहजे में उर्दू बोली और एकदम उठकर पर्दा हटाकर देखा तो उन्हें देखकर हंस दी। देखा आंटी, हमारा ख्याल ठीक था। वो अंग्रेजों के से लहजे में उर्दू तोड़ मोड़ कर बोल रही थी।
اپنی زبان کو بگاڑ کر بولنا یہ ہمارے وطن کے خاص طبقے کی اپنی پسماندگی اور شدید احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی نشانی ہے۔ ہیلو، کون ہیں آپ لوگ؟ وہ رمنا کو کھوجتی ہوئی نظروں سے اور ثاقب کو دلچسپی سے دیکھنے لگی تو وہ اندر آ گئے۔ انہیں دیکھ کر فریدہ خانم نے تعارف کروایا۔ شامی بیٹی، یہ ہے رمنا، یہ میری بے حد پیاری بیٹی ہے۔ ابھی میں تم سے اسی کا ذکر تو کر رہی تھی۔ اور یہ میرا بیٹا ہے کیپٹن ثاقب۔ اور ثاقب بیٹا، یہ تمہارے انکل ہمایوں کی بیٹی شامی ہے، اور تم مسز ہمایوں سے تو مل ہی چکے ہو، انہوں نے سمجھایا۔ آداب آنٹی۔ ثاقب شامی کو نظر انداز کر کے مسز ہمایوں سے ملا۔ انہوں نے اسے زبردستی قریب ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ ثاقب بیٹے، بڑا پریشان کیا تم نے۔ خیر، خدا کا شکر ہے کہ تم بخیریت واپس آ گئے ہو۔ شامی نے تو تمہارے لیے منتیں مانی ہوئی ہیں، وہ چاپلوسی والے انداز میں بولی۔ ثاقب اس پر اچٹتی نظر ڈال کر رخائی سے بولا، میرے لیے منت ماننے کا بے حد شکریہ۔ کمبخت، ادھوری انگریز کہیں گی، وہ رمنا کے کان میں بڑبڑایا۔ میں تو ابھی سے منت مان رہا ہوں، اگر یہ چمک چھلو میرا پیچھا چھوڑ دے تو میں حلوے کی دیگ پکوا کے تقسیم کروں گا۔ ثاقب، ذرا پیار سے بات کرو، تم تو جیسے لٹ مار رہے ہو، وہ تو ڈر کے بھاگ جائے گی، رمنا نے ٹوکا۔ بھاگنے دو، پرواہ کسے ہے، احمق شوباز کہیں گی۔ ثاقب نے منہ بنا کر سرگوشی کی، اسے تو وہ ویسے بھی زہر لگی تھی۔ یہ آپ دونوں کیا خسر پسر کر رہے ہیں بھائی؟ میں ایسی باتوں سے بہت بے چین ان ایزی ہو جاتی ہوں، مجھے ایسا محسوس لگنے لگتا ہے جیسے کوئی میرے خلاف بات ہو رہی ہے۔ شامی ان دونوں کو دیکھ کر بولی، جی، یہ ثاقب کہہ رہے ہیں کہ بڑوں میں بیٹھ کر ہم لوگ تسلی سے بات چیت نہیں کر سکیں گے، کیوں نہ ہم کہیں گھومنے پھرنے چلیں، پولکا وغیرہ کھانے۔ رمنا نے انہیں یکجا کرنے کے لیے بہانہ تراشا۔ رمنا، ثاقب نے آنکھیں دکھائیں، وہ تو اس لڑکی کے سائے سے بھی بھاگنا چاہتا تھا، پھر یہ رمنا کیا اسے دم چھلا بنا کر ساتھ لگانے لگی تھی۔ اوہ ویری گڈ، میں خود بھی بور ہو رہی تھی، چلیے ڈرائیو کے لیے چلتے ہیں۔ شامی تو جیسے تیار بیٹھی تھی اچھل کر کھڑی ہو گئی اور ثاقب کا منہ بن گیا۔ چلو گڈو، اٹھو نا، رمنا نے اسے کھینچا کیونکہ وہ تو کسمسا رہا تھا۔ ممی، آپ ان کے ساتھ ڈرائیور کو بھیج دیجیے، مجھے کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے، میں ڈرائیو نہیں کر سکوں گا۔ ثاقب نے بہانہ کیا، لیکن شامی کہاں بخشنے والی تھی، نہ ہی وہ یہ موقع ہاتھ سے گنوانا چاہتی تھی۔ چلیے کیپٹن، آپ ڈرائیو مت کیجیے گا، میں کر لوں گی، اب اٹھیے بھی۔ شامی نے نہایت بے تکلفی سے ثاقب کا ہاتھ کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ رمنا، ذرا الماری میں سے میرا پرس اٹھا لاؤ، ثاقب نے کہا تو وہ کمرے کی طرف بھاگی۔ مس شامی، میں کار کی چابی لے آؤں؟ ثاقب بھی پیچھے لپکا۔ ارے گڈو، تم کیوں آ گئے؟ میں تمہارے پرس میں سے پیسے تھوڑی چرا رہی تھی۔ رمنا اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر بولی۔ رمنا، تمہیں زیادہ ہیومرس بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم کیا تماشا کر رہی ہو؟ کیا ضرورت تھی پولکا کھانے کے لیے اسے ساتھ چپکانے کی؟ وہ غصے سے بولا۔ بھائی اچھا ہے نا، تم دونوں ذرا فرینکلی بات کر سکو گے، جلد بے تکلف ہو جاؤ گے، اپنی پسند ناپسند کے بارے میں تبادلہ خیال کر لینا، وہ سمجھانے لگی۔ مجھے تو معاف ہی رکھو، میں اس سے بے تکلف ہونا نہیں چاہتا، بلکہ میں تو بات کرنا بھی نہیں چاہتا، وہ سلگ رہا تھا۔ ہائے، یہ تم کیسی بات کر رہے ہو گڈو، لڑکی اچھی بھلی تو ہے، تم خواہ نخرے کر رہے ہو، رمنا نے سمجھانا چاہا۔ اوفو رمنا، اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، وہ سر پکڑ کر بولا۔ چہرے اور انداز سے بیچارگی جھلک رہی تھی، لیکن رمنا تو بضد تھی۔ نہیں، بس تم مجھے مت سمجھاؤ اور شرافت سے ساتھ چلو، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ رمنا، پلیز رحم کرو مجھ پہ، ثاقب نے اسے کندھوں سے تھام کر بے بسی سے کہا۔ یا اللہ، جان کس عذاب میں آن پھنسی ہے۔ بھائی چلیے بھی، آپ دونوں یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ شامی انتظار کرنے کے بعد خود ہی کمرے میں آ گئی، ثاقب کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ ہائے کیپٹن، آپ کا کمرہ بہت خوبصورت ہے، اور سیٹنگ ڈیکوریشن کا تو جواب نہیں۔ وہ تعریفی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن ثاقب بے رخی سے منہ پھلائے کھڑا رہا، شکریہ کا ایک لفظ بھی نہ کہا۔ رمنا کبھی ثاقب کو دیکھتی، کبھی شامی کو، آخر اس نے ثاقب کو اشارہ کیا کہ اب کیا کروں، چلنا ہے بازار یا نہیں، انداز میں بیچارگی تھی۔ چلیے مس شامی، چلتے ہیں۔ ثاقب کو رمنا پر ترس آ گیا، وہ کار میں بیٹھ گئے۔ فرنٹ سیٹ پر ثاقب کے ساتھ رمنا نے شامی کو بٹھایا، پھر خود بیٹھ گئی۔ کہاں چلنا ہے؟ ثاقب نے منہ بنا کر پوچھا، اسے رمنا کی اس حرکت پر مزید طیش آ رہا تھا۔ ثاقب، ہم پہلے آئس کریم کھائیں گے، بیمبو چلتے ہیں، وہاں اچھی ہوتی ہے۔ ویسے کیپٹن، اگر آپ نہیں ڈرائیو کر سکتے تو مجھے کرنے دیں، شامی نے انتہائی بے تکلفی سے کہا۔ جی نہیں، میں کر لوں گا ڈرائیو، ویسے بھی ابھی مرنا نہیں چاہتا، اور وہ بھی
आपके हाथों, आपकी बदौलत। हाय कैप्टन, तो आप हमें अनाड़ी समझते हैं। आप बेशक हमारी ड्राइविंग का इम्तिहान ले लें, वो नाक से इठलाकर बोली। रमना, क्या आप तालीम से फारिग हो चुकी हैं? बजाय इसके कि रमना इंटरव्यू का आगाज करती, शामी ने खुद ही इब्तदा कर दी। वो वैसे भी रमना को खोजती नजरों से कब से तक रही थी और परख रही थी। साकिब और उसकी बेतकल्लुफी पे हैरान सी थी। शामी साहिबा, मैंने अभी एमए इंग्लिश में एडमिशन लिया है, रमना ने निहायत तमीज से जवाब दिया। ओह आई सी, मैं भी एमए के फाइनल ईयर में हूँ और जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। फिर तो हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हैरत है, मैंने तुम्हें वहाँ देखा क्यों नहीं? शामी ने भवें उचकाकर कहा। दरअसल मेरी अजीज सहेली शादी कोयटा गई हुई थी और उसके बगैर मैं यूनिवर्सिटी जाती ही नहीं। वैसे मैंने भी आपको वहाँ कभी नहीं देखा है, रमना ने भी लापरवाही से कहा तो वो शोबाजी पर उतर आई। वेरी स्ट्रेंज, हालांकि मैं तो यूनिवर्सिटी की बेहद पॉपुलर लड़की हूँ। सब मुझे इतना एडमायर करते हैं। अभी पिछले टूर्नामेंट में मैंने टेनिस का डबल्स और सिंगल्स चैंपियनशिप जीता है। इसके अलावा म्यूजिक कंपटीशन में भी फर्स्ट प्राइज मिला है। स्विमिंग के मुकाबले में मुझे 3 इनाम मिले हैं। वो साकिब की तरफ देखकर बहुत फख्र से बोली। ओहो, फिर तो आप हर फन मौला हुई ना। गाना भी आता है आपको? बहुत खूब, तो फिर हमें कुछ सुनाए ना, साकिब ने मुस्कुरा कर कहा। वो अब छेड़छाड़ के मूड में आ रहा था। ऐसी लड़कियों को लड़के बनाकर ही लुत्फ लेते हैं। हाय, कार में कैसे सुनाऊं गाना, आवाज बाहर जाएगी ना, वो नखरा करने लगी। तो साकिब ने इसका भी हल ढूंढ लिया। रमना, जरा खिड़की के शीशे बंद करना। साकिब अपनी साइड के शीशे चढ़ाने लगा। हाँ तो मिस शामी, फिर कुछ सुनाए ना। उफ कैप्टन, आपने तो 1 मिनट में सब इंतजाम भी कर लिया है। खैर, क्या सुनाऊं, इंग्लिश गाना या उर्दू? मुझे पाकिस्तानी गाने नहीं आते हैं, ना ही मैं वो क्रैप सुनना पसंद करती हूँ। वो बड़े अंदाज से बोली तो साकिब ने रमना की तरफ तो मुस्कुराना अंदाज से देखा। चलिए पाकिस्तानी गाने छोड़ें, पहले आप इंडियन सुना दें, फिर इंग्लिश भी सुन लेंगे। रमना ने मुस्कुरा कर कहा तो वो बड़े अंदाज से गुनगुनाने लगी। फिर उसकी आवाज गूंजी। और तुम जैसों को तो पायल में बांध लूं, समझो ना मुझे अनाड़ी। अरे ओ लाखों चोरों के चोर हो तुम, हम हैं बड़े खिलाड़ी। अरे पा 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 ला ला ला। वो बड़े अंदाज से चुटकियां बजाते हुए गाने लगी। साकिब ने रमना की तरफ देखकर बुरा सा मुंह बनाया, जो बहुत गौर से शामी की शक्ल देख रही थी। शामी अदाएं दिखा दिखा कर गा रही थी। गाना खत्म हो गया, सब चौंक गए। सुबहान अल्लाह, क्या आला ज़ौक़ पाया था उसने, क्या गाना सुनाया था। साकिब ने तंज से रमना को देखा। कहिए, गाना पसंद आया आपको? शामी ने बाल झटक कर पूछा और सबको घमंड भरे अंदाज से देखने लगी। वाह वाह, मज़ा आ गया, आप तो वाकई बहुत अच्छा गाना गाती हैं। रमना ने ख्वामख्वाह झूमते हुए झूठी तारीफ की, हालांकि आम सी आवाज़ थी उसकी। शुक्रिया, शामी ने रमना से रखाई से कहा। मेरा ख्याल है साकिब साहब को गाना पसंद नहीं आया। वो सवालिया नज़रों से देखने लगी। बात यह है मिस शामी कि ये साकिब खुद बहुत अच्छा गाते हैं ना, इसीलिए इन्हें बहुत कम किसी का गाना पसंद आता है, रमना ने जल्दी से कहा। साकिब, हाय, आपको गाना भी आता है? प्लीज़ प्लीज़ सुना देना। शामी मिन्नतें करने लगी और साकिब का स्टीयरिंग पर धरा हाथ पकड़कर हिलाया। फिर कभी सुना दूंगा, अब दिल नहीं चाह रहा। खैर बताइए, आप लोग क्या खाएं पिएंगे? वो कार बैम्बो के सामने रोक कर बोला और हाथ हटा लिया। फिर उन्होंने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। रमना कार से बाहर निकलकर इधर उधर देख रही थी। वो इन दोनों को तन्हाई का मौका देना चाहती थी। गुड्डू, मैं सामने दुकान से कुछ किताबों और रिकॉर्ड्स का पता कराऊं। रमना आंख मारकर वहां से खिसक गई। ये रमना आपको गुड्डू क्यों बुलाती है? क्या कजन है आपकी? शामी ने बहुत बनकर पूछा। हालांकि साकिब की अम्मी से रमना के बारे में सब कुछ सुन चुकी थी। मुझे प्यार से गुड्डू बुलाती है। वैसे वो मेरी कज़न तो नहीं है, लेकिन हम लोग बचपन ही से साथ पले बढ़े हैं, इसीलिए बहुत उन्स और मोहब्बत है। इतने में रमना तेज तेज चलती वापस आई। गुड्डू, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं अपना पर्स तो साथ लाई नहीं, घर रह गया। रमना ने आकर खिड़की में से झांका तो साकिब ने अपना पर्स उसे पकड़ा दिया। रमना जाते जाते रुकी, फिर साकिब और शामी की तरफ गौर से देखा। कितनी देर देखती रही, फिर कुछ सोचकर सर हिलाया, बुरा सा मुंह बनाकर उन पर तफसीली नजर डाली। पहलू पे पहलू बैठे थे वो दोनों। वो मुड़ के दुकान में चली गई। अरे, आपने उसका पूरा पर्स ही पकड़ा दिया है, शामी हैरान होकर बोली। वैसे सीधे साधे लड़कों की जेब खाली करवाने का ये अच्छा तरीका है, बस बहाना कर दो कि पर्स साथ नहीं लिया। कुछ पैसे दे दो भाई, अगर पर्स साथ नहीं था तो रिसाले और रिकॉर्ड्स खरीदने की क्या जरूरत थी, बाद में खरीद लेती। शामी जल गई तो साकिब ने हैरान होकर नागवार अंदाज से उसे देखा।
मिस शामी, आप मेरी मेहमान हैं, इसीलिए आपको कुछ सख्ती से नहीं कह रहा हूँ, वरना रमना के खिलाफ बोलने वाले का तो मैं मुंह तोड़ दिया करता हूँ। आप पहली बार हमारे साथ आई हैं। आप हमारे ताल्लुकात की गहराई से नावाकिफ हैं। आप तो पर्स की बात कर रही हैं, मैं तो उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। वो तल्खी से बोला, फिर बेरे से आइसक्रीम लेकर उसे पकड़ा दी। मैं रमना को उसकी आइसक्रीम देने जा रहा हूँ, पिघल जाएगी। वो दरवाजा बंद करता हुआ चला गया। उसका मूड खराब हो चुका था। रमना, ये लो पकड़ो। साकिब दुकान के अंदर पहुंच गया और उसे आइसक्रीम पकड़ा दी तो वो हैरान रह गई। क्या बात है, मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? और ये तुम आइसक्रीम यहाँ क्यों उठा लाए हो? मैं आ तो रही थी, कार में बैठकर खाती। वो मोहतरमा जिसे तुम मेरे लिए पसंद कर रही हो ना, उनसे झड़प हो गई है। अभी मिजाज दुरुस्त करके आ रहा हूँ उनका। वो गुस्से से बोला। हाय हाय, तुम्हें क्या हो गया है साकिब? तुम इतने लड़ाके तो कभी नहीं थे, उसने कहा। वो तुम्हारी बुराइयां करने की कोशिश कर रही थी मेरे सामने, बस मैंने डांट दिया। बेहुदा सी लड़की है, कम ज़र्फ, घटिया सी। वो नाक चढ़ाकर बोला। हैं, मेरे बारे में भला क्या कह रही थी? रमना खाते खाते रुक गई। बस फजूल बक रही थी। खैर, अब तुम जल्दी चलो, मैं उसके साथ 1 मिनट तन्हा बैठने को तैयार नहीं हूँ। मैं उसका बाजू पकड़कर कार में बैठ गया। कुछ देर तो शामी खामोश रही, लेकिन आखिर खरांट और चलती लड़की थी। साकिब का रमना की तरफ रुझान देखकर समझ गई थी और तहम्मुल और टैक्टिक से काम लेना पड़ा। हाय रमना, दिखाओ तो कौन सा रिकॉर्ड खरीदा है तुमने? उसने खुशदिली से रमना के हाथ से पैकेट उचक लिया। मलका तरन्नुम नूरजहां के गानों के 2 लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड लिए हैं मैंने। रमना ने कार में बैठकर आइसक्रीम खाते हुए बताया। उफ, मुझे तुम्हारी मलका तरन्नुम की आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं लोग इसे क्यों पसंद करते हैं। शामी मुंह बनाकर बोली तो रमना अपनी पसंदीदा गुलकारा की तौहीन बर्दाश्त न कर सकी। मिस शामी, सब लोग आपकी तरह बदज़ोक तो नहीं होते। 100 बाज़ोक लोगों में से अगर 10 आप जैसे बदज़ोक लोग मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ को नापसंद करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी आजकल के मॉडर्न लोगों में ये रवाज चल निकला है। वो अहमक एहसास कमतरी के मारे अपने मुल्क की हर चीज़ को नापसंद करते हैं। कपड़ा इन्हें फ़ॉरेन का चाहिए, मेकअप, लिबास, अंदाज सब पर गैर मुल्की छाप लगी होनी चाहिए। फिर अपने मुल्क की गुलकारा उन्हें कैसे अच्छी लग सकती है? खैर, हमें तो अपनी नूरजहां बहुत अच्छी लगती हैं। साकिब और मैं तो इनकी बुराई खास तौर पर आप जैसी लड़की के मुंह से नहीं सुन सकते। रमना ने मुंह बनाकर कहा। वो भी अब शामी से बददिल थी। साकिब के काबिल नहीं है ये लड़की। रमना के दिल ने फैसला कर लिया। अभी कुछ देर पहले जिस भोंडे बेसुरे अंदाज में आप वो बेहुदा अहमकाना गाना गा रही थी ना, इस वजह से कह रही हूँ, अगर आप भी माहिर फन मौसीकी होती, मौसीकी के रमूज से वाकिफ होती, तो फिर आप नूरजहां जैसी अजीम गुलकारा पर तनकीद करती, उनके फन में कीड़े निकालती, तो हम भी चुप हो जाते कि चलो माहिर मौसीकी हैं। लेकिन आप जैसी बेसुरी। ओ शट अप! वो मजीद बर्दाश्त न कर सकी। आपको तो बात करने की तमीज नहीं है। शामी की सियानी हो गई। साकिब बैठा मुस्कुरा रहा था। आखिर शामी असलियत पर उतर आई थी। साकिब ने पोर्च में कार रोकी तो शामी तन्हा ही उतरी और करीब खड़ी अपनी मोटर में बैठकर दरवाजा जोर से बंद किया। प्लीज मिस्टर साकिब, मेरी मम्मी को बाहर भेज दीजिएगा, वो गुस्से से बोली। वो दोनों कंधे झटक कर अंदर चले गए। साकिब तो जैसे हल्के फुल्के हो गए थे। चलो, जल्दी जान छूट गई थी। हेलो बच्चों, तुम लोग वापिस आ गए? अरे, मेरी शामी कहाँ है? उसे वहीं तो नहीं भूल आए? मिसेस हमायूं ने हंसकर पूछा। शामी तो कार में बैठी हैं और आपको बुला रही हैं। दरअसल उनसे हमने दोस्त समझकर छोटा सा मजाक किया था, जिसका उन्होंने बहुत बुरा माना है, रमना ने कहा। ओह अच्छा, वो खज्जल सी हो गई। फिर मैं चलती हूँ मिसेस शफीक। शामी कभी कभार बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती है। भाई बच्ची है, जब जिम्मेदारियों का बोझ पड़ेगा तो सब ठीक हो जाएगी। अच्छा साकिब, खुदा हाफिज। अब तुम चक्कर लगाना ना हमारी तरफ। वो जल्दी से चली गई। दिल ही दिल में उन्हें अपनी बेटी शामी के गुस्सीलेपन पर सख्त गुस्सा आ रहा था। उफ शुक्र, साकिब सोफे पर गिरकर बोला। उसके चेहरे की रौनक कुछ बहाल हो गई थी। जान छूट गई कमबख्त से। ये अचानक शामी का मूड क्यों खराब हो गया था भला? मिसेस शफीक ने हैरान होकर पूछा। होने दीजिए मम्मी, इंतहाई फजूल और रहमत सी लड़की है, वो मुंह बनाकर बोला। तो रमना ने भी साथ दिया। हाँ आंटी, वो बिल्कुल साकिब के काबिल नहीं है। अजीब शो पसंद और मोट लड़की है। रमना ने नापसंदीदगी का इजहार किया तो एकदम साकिब ने पूछा। रमना की बच्ची, तुम ये तो बताओ, जब मुझसे रिकॉर्ड के पैसे लेने आई थी तो फिर जाते जाते रुक कर हमारी तरफ क्यों देख रही थी? साकिब ने पूछा, और वो भी इतनी मुज़हका खेल शक्लें बना बनाकर। मैं बामुश्किल हंसी जब्त कर रहा था। साकिब ने कहा,
वो दरअसल मैं देख रही थी कि वो तुम्हारे साथ बैठी हुई कैसी लग रही है। ईमान से बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने तस्वीर में उसे और तुम्हारे कीमती कपड़े और डायमंड सेट पहनाकर तुम्हारे साथ दुल्हन बनाकर बिठा कर देखा तो मेरा दिल बिल्कुल ही फिर गया। जरा भी तुम्हारे साथ नहीं सज रही थी कमबख्त। तुम तो इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम हो। वो तो तुम्हारी भंगन भी नहीं लग रही थी। वो हाथ झटक कर बोली। चलो शुक्र है वो तुम्हें अच्छी नहीं लगी, वरना तुमने जरूर उसे मेरा निकाह करवा देना था। साकिब ने सुख का सांस लिया। वाह, ऐसे थोड़ी तुम्हारा नसीब फोड़ूंगी। खूब सोच समझ कर देखभाल कर तुम्हारा रिश्ता करूंगी। आखिर मैंने भी तो जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारनी है ना। अरे हाँ, वो शामी मेरे बारे में क्या कह रही थी भला। वो सीधी होकर बैठ गई। आखिर उसने ऐसी कौन सी बात की थी जो साकिब चिढ़ गया। वो कह रही थी, रमना तुम्हें गुड्डू क्यों कहती है, तुम्हें पसंद क्यों करती है, तुम्हारे साथ इतनी बेतकल्लुफ क्यों है। वो मुस्कुराकर बोला। अरे वाह, कम बक कहीं की, अभी से जल गई। शादी के बाद तो वो मुझे तुम्हारी झलक भी ना देखने देती। अच्छा हुआ जो तुम्हें वो पसंद नहीं आई। अच्छा, अब कल हम टीना को बुलवा के देख लेंगे। क्यों आंटी, रमना ने उसे बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया और साकिब की अम्मी से मशवरा करने लगी। ए खबरदार, अगर तुमने टीना को बुलवाया तो मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा। वो उछलकर खड़ा हो गया, लेकिन वो मजबूती से बोली। अच्छा तो गुड्डू, तुम अभी अभी मेरी गर्दन दबा दो, क्योंकि मैं तो कल जरूर बुलवाऊंगी। मैं चाहती हूँ जरा जल्दी तुम्हारी शादी का मसला हल हो और तुम घर बार वाले बन जाओ। रमना उसके सामने जा खड़ी हुई और मुंह ऊंचा करके उसके हाथ अपनी गर्दन पर पकड़ के रख दिए। साकिब खोए खोए अंदाज से देखने लगा, फिर दिलगीर अंदाज से बोला। रमना, तुम मुझे मरने नहीं देती, कम अज कम मुझे चैन से जीने तो दो। साकिब ने आहिस्ता से उसकी गर्दन दबा दी, फिर मुड़कर अपने कमरे की तरफ चल दिया। आंटी, आप सुबह मिसेस रहीम और टीना को बुलवा लें, साकिब को मैं संभाल लूंगी। वो कहकर साकिब के कमरे की तरफ जाने लगी। रमना बेटी, तुम दोनों का खाना हॉट ट्रे में रख दिया है, वहीं उसके कमरे में लेती जाओ, तुम्हारे बहाने साकिब भी कुछ खा लेगा। फरीदा खानम ने आवाज दी। वो ट्रे उठाए साकिब के कमरे में पहुंची तो वो आंखें मूंदे बेड पर दराज था। ए जनाब, उठकर बैठिए, बांदी खाना ले आई हैं और उसे बहुत भूख लगी है। ऐसा ना हो वो तुम्हें ही खा जाए। रमना ने ट्रे पलंग पर ही रख दी और आलती पालती मार के सामने बैठ गई। उठो ना, उसने साकिब को हिलाया जो बेसुध लेटा था। नहीं, तुम खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। वो आंखों पर हाथ रखकर बोला। दिल पर अजीब उदासियों के साए फैल गए थे। जब वो ना उठा तो रमना ने कहा। अच्छा, अगर नहीं खाते तो मत खाओ, मैं तो खा रही हूँ, मुझे भूख लगी है। उसने कबाब का टुकड़ा तोड़ा और अपने मुंह में रखने लगी, फिर रुक गई और हाथ साकिब के मुंह के करीब बढ़ाया। क्यों, तुम भला क्यों नहीं खाओगे, तुम्हें जरूर खाना पड़ेगा। रमना ने कबाब उसके होंठों से लगा दिया और जबरदस्ती मुंह खोलने लगी। प्लीज मुझे तंग मत करो रमना। साकिब ने सख्ती से उसका हाथ झटका। कबाब दूर जा गिरा। वो उसके उखड़ेपन पर हैरान रह गई। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर उसका दिल डूब डूब गया। साकिब की बंद आंखों के गोशों से आंसू बह रहे थे। वो बेकरार होकर बढ़ी, खुद को कोसती हुई। ओ गुड्डू, तुम रो रहे हो, उसने बेकरार होकर कहा। साकिब ने आंखें खोलकर उसे गौर से देखा। वो आंखों में नमी लिए झुकी हुई उसे देख रही थी। वो चौंक गया। क्यों रमना, तुम क्यों आ जाती हो, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। वो दीवाना सा हो गया। वो क्यों उसके सब्र को मुसलसल आजमा रही थी। हाय गुड्डू, क्या हो गया है तुम्हें। वो रोहानसी हो गई। कैसा दीवाना सा हो रहा था वो। निगाहों की चमक बढ़ती जा रही थी, चेहरा सुलग रहा था। तुम प्लीज रमना यहाँ से चली जाओ। साकिब हाथ उठाकर पकड़कर उसे खींचा और कमरे से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लिया। उफ साकिब, वो घबरा गई और दरवाजा धड़धड़ाने लगी। ऐसा तो कभी नहीं किया था उसने, फिर आज ये कैसी अनहोनी बात हो गई थी। मुझे तंग मत करो रमना, चली जाओ यहाँ से। वो बेबसी से दरवाजे से सर टकरा कर बोला। जब जवाब दे रहा था, सब्र की हद पार हो चुकी थी। साकिब, साकिब, आज तुम मुझे बिल्कुल वकार की तरह वहशी लगे हो। वो भी मुझे धक्के दे देकर कमरे से निकाल देता है, और आज तुमने भी यही हरकत की। दुख और कर्ब की शिद्दत से रमना की आवाज गले में फंस गई। उसका दिमाग तो बिल्कुल ही सुन हो रहा था। वो हैरत के समंदर में गोताए जन थी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं जिससे प्यार करती हूँ वही मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर देता है। बस साकिब, अब मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। वो टूटी हुई आवाज में बोली और बाहर की तरफ चल दी। बस अब कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। आवाज की बाजगश्त ताजियाने की तरह साकिब के दिलो दिमाग से टकराई तो वो होश में आ गया। ये वो क्या कर बैठा था। रमना, रुक जाओ रमना। वो दरवाजा खोलकर बाहर भागा। वो तेज तेज कदम रखती जा रही थी। रुको रमना। साकिब ने उसे रास्ते में जा लिया। वो उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाने लगा।
मुझे माफ कर दो रमना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल इस बीमारी ने मुझे जहनी मरीज बना दिया है। साकिब ने दोनों हाथ थाम लिए। उसके चेहरे पर खौफ के साए लर्जा थे। वसवसों के नाग सरसरा रहे थे। खुदा जाने वो माफ करेगी भी या नहीं। गुड्डू। उसके वसवसों को समझकर रमना का दिल मोहब्बत से लबरेज हो गया। वो उसके कंधे से लगकर रोने लगी। साकिब ने भी आंखें मेच लीं, फिर नरमी से उसे अलहदा किया और उसकी आंखें पोंछने लगा। चेहरे की रंगत अब कुछ बहाल हो चुकी थी। वो शकिस्ता लहजे में बोला, सच रमना, मैं तो तुम्हारी इन आंखों में खुशियों के चिराग रोशन देखना चाहता हूँ। बस तुम अब कभी मेरे सामने मत रोना। अब चाहे तुम मेरी लाश ही क्यों ना देख लो, तब भी मत रोना। वादा करो मुझसे। साकिब ने सरगोशी की। प्लीज ऐसी बातें मत करो साकिब। वो उसका हाथ गालों से लगाकर बोली, मुझे बहुत डर लगता है। उसका दिल लरज उठा। बस मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। वो मजबूत लहजे में बड़बड़ाया। जाने उसने दिल में क्या ठानी थी। आओ चलो रमना, मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। वो उसका हाथ पकड़कर घर तक आ गया और उनके पोर्च में खड़े वकार को देखकर रुक गया। वो उसे उलझना नहीं चाहता था। अच्छा रमना, खुदा हाफिज। वो मुड़ा, लेकिन वकार की आवाज सुनकर ठटक गया। उसके वजूद में चिंगारियां सी सुलगने लगी। क्यों रमना, आज तो तुम्हारे आशिक ने तुम्हें बड़ी जल्दी फारिग कर दिया है। अरे अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं। वो कहर आलूद आवाज में बोला था। हाय विक्की, तुम किस आशिक की बात कर रहे हो? रमना ने घबरा कर कहा। वो इसका इशारा बिल्कुल नहीं समझी थी। सिर्फ साकिब ही जान पाया था। हैं? क्यों? क्या साकिब के अलावा भी कोई आशिक है? वो जहरखुन अंदाज में बोला तो साकिब का वजूद कपकपा उठा। हद थी जलालत की। मिस्टर वकार, अपनी मंगेतर से ऐसी गुफ्तगू करके आप शायद अपनी जहनी अजमत और बुलंदी का सबूत दे रहे हैं। साकिब सुलग उठा। ओए, तुम अपनी जुबान बंद रखो और चले जाओ यहाँ से। आज मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। वकार ने गरज कर कहा। वो तो लड़ने का तहैया किए हुए था। विक्की, तुम पागल तो नहीं हो गए? साकिब तो मेरा साथी है, मेरा दोस्त है। ये क्या बोहतान बांध रहे हो? वो नफरत से बोली। साकिब ने अपने होंठ दांतों तले दबा लिए। विक्की, तुम होश में आओ। तुम्हें साकिब पर शक करने का कोई हक नहीं है। अगर साकिब मुझे महबूबा समझता तो उसे मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? वो मुझे अपने दिल की बात बता देता। रमना ने कहा तो साकिब ने जब्त करते हुए मुंह फेर लिया। या अल्लाह, ये मैं किस दोराहे पर आ खड़ा हुआ हूँ? वो कर रहा। मिस रमना, मैं मर्द हूँ और मर्दों की तलब व प्यार भरी नजरें पहचानता हूँ। मैंने जो आग साकिब की नजरों में सुलगती देखी है, तुम उसे नहीं देख सकती। तुम मेरे सामने साकिब से पूछ क्यों नहीं लेती? आज ये फैसला भी हो जाए ताकि मैं तसल्ली से अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच सकूं। वकार, सीधी तरह कहो, तुम अपने मुस्तकबिल में जोबा को शरीक करना चाहते हो। साकिब का बहाना क्यों कर रहे हो? वैसे मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हारे सामने साकिब से पूछ लेती हूँ। बताओ साकिब, तुम मुझे क्या समझते हो? रमना ने उसका हाथ हिलाया तो वो लर्ज गया। तुम दीवानी हो रमना? आखिर किस शख्स की बातों में आ रही हो? मैं जा रहा हूँ, तुम वकार की गलतफहमी दूर कर दो। वो परेशान होकर चला गया। भाग गया ना कमीना, हिम्मत जो नहीं थी सच्चाई से नजरें मिलाने की। वकार ने नफरत से कहा। सुनो रमना, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। आज के बाद अगर तुम साकिब से मिली या उसके घर गई तो मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो जाएगा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और तुम मेरी बात को मजाक ना समझना। मैं संजीदा हूँ और मैं अम्मी को भी अपने फैसले से आगाह कर चुका हूँ। वकार उसे गुमसुम छोड़कर चला गया। तभी राबिया और अकबर वहां आ गए और रमना का हाथ पकड़कर बेडरूम में आ गए। वो तो जैसे सख्ते के आलम में खड़ी थी। अल्लाह, वकार ने तो आज हद कर दी थी। अकबर, मैंने आपसे कहा था ना कि आज वकार और रमना की झड़प जरूर होगी। राबिया ने गुस्से से कहा। वाकई राबी, मैं तो वकार की बातें सुनकर हैरान रह गया हूँ। कैसी घटिया बातें कर रहा था वो। अकबर ने हैरान होकर कहा। तो रमना, फिर क्या फैसला किया है तुमने? साकिब का दामन थामोगी या वकार का? क्योंकि वकार ने तो तुम्हें अपने फैसले से आगाह कर दिया है। वो वाज़ेह लफ्जों में कह कर गया है। अब तुम बताओ कि क्या चाहती हो? राबिया ने पूछा। राबी, फैसला तो मेरे बाप ने 22 साल पहले कर दिया था। अब मैं क्या फैसला करूंगी? वो मुंह छुपाकर रोने लगी बेबसी से। रमना, तो फिर तुम अपने फैसले पर कायम रहना। अगर वकार के साथ जिंदगी गुजारनी है तो फिर उसके हुक्म पर चलो। भूल जाओ साकिब इस दुनिया में मौजूद है भी या नहीं। तुमने उसे बर्बाद कर दिया है। राबी, राबी, बताओ मैं साकिब को कैसे भूल जाऊं? ये नामुमकिन है। वो राबिया की गोद में मुंह छुपाकर रोने लगी। कोई जरूरत नहीं है भूलने भालने की या साकिब से ताल्लुक तोड़ने की। भला ये भी कोई बात है? वकार का तो दिमाग खराब हो गया है। अकबर को गुस्सा आ गया। क्या बात है अकबर भाई? अरे रमना, तुम रो क्यों रही हो? अयाज सुमेरा के साथ अंदर आ गया। उसे रोता देख के ठटक गया।
आज वकार भाई ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर रमना साकिब से मिली तो वो रिश्ता तोड़ देंगे, शादी नहीं करेंगे। उन्होंने साकिब की बहुत बेइज्जती की है, अकबर ने बताया। रमना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तुम बेचारे साकिब की इतनी बेइज्जती करवा रही हो, जल्दी कोई फैसला कर लो ना। वैसे तो ये मुझे पता है कि तुम वकार का हुक्म नहीं टालोगी। उसने अगर अंधे कुएं में छलांग लगाने के लिए कहा तो तुम जरूर लगा दोगी। अयाज ने गुस्से से कहा। अयाज, मैं कब साकिब की बेइज्जती करवा रही हूँ? तुम्हें क्या पता मैं उसे कितना चाहती हूँ? मैं उसे कैसे कतई ताल्लुक कर लूँ? हाय विकी, तुमने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है? उसका दिल जैसे कटने लगा। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। सब परेशान होकर एक दूसरे की सूरत तकने लगे। ये अजीब सिचुएशन पैदा हो गई थी। हर गुजरता दिन रमना के लिए कोई ना कोई उलझन और परेशानी लेकर उभरता था। वकार की बेरुखी तो बढ़ ही चुकी थी, बात करने तक का रवादार ना था। वो जोबा के बारे में भी जान चुकी थी। यही खौफ और धड़का हर रात लम्हा ब लम्हा वजूद को रोक की तरह लगा रहता था कि जाने वो क्या फैसला करे। फिर आज तो वो साफ कह चुका था कि किसी एक का दामन थाम ले, या तो साकिब की रहे या वकार का हाथ थामे। और वो दो कश्तियों पर पांव रखे डूब रही थी, डगमगा रही थी। एक जरा सा बोझ उसकी जिंदगी की नाव को उलट सकता था। वो गमों और हसरतों के समंदर में खड़ी किसी भी लम्हा डूब सकती थी, कभी नाव भरने के लिए। बात बढ़ती देखकर और सबके समझाने पर रमना घर में ही मुकैयद होकर रह गई थी। उसने अपनी तमाम तरकुवते आराधी से काम लेते हुए साकिब से मिलना जुलना बिल्कुल छोड़ दिया था। बारहा दिल मचला भी, लेकिन उसने अपने बागी जज्बों का गला घोंट दिया। वो खोई खोई और परेशान सी रहने लगी। उसकी बसमुर्दा सूरत बाप से छुपी ना रह सकी तो वो पूछ बैठे। क्यों रमना बेटी, मैं एक हफ्ते से देख रहा हूँ कि तुम हर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती हो। ना तो तुम साकिब से मिलने जाती हो, ना वो यहाँ आता है। वैसे परसों वो मुझे एयरपोर्ट पर मिला था, पेशावर जा रहा था। अरशद साहब ने खोज लगाने की कोशिश की। जी, क्या साकिब पेशावर चला गया है? वो एकदम घबरा कर बोली, फिर वकार की तरफ देखकर सर झुका लिया जो सोफे पर नीम दराज कुछ पढ़ रहा था, लापरवाह सा। वो तो आज वापस भी आ गया होगा, किसी जरूरी काम से पेशावर गया था। मैंने उससे पूछा भी कि वो यहाँ घर क्यों नहीं आता, तो वो मेरी बात टाल गया। क्या तुम दोनों में क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हो गया है? अरशद साहब ने संजीदगी से कहा। नहीं डैडी, आप तो जानते हैं कि साकिब कभी मुझसे नाराज नहीं होते। वो तो वो तो वकार ने मुझे उनसे मिलने से रोक दिया है। रमना की फितरत में तो सच्चाई रची बसी थी, उसने अब सच भी उगल दिया है। वकार ने तुम्हें रोक दिया है साकिब से मिलने से? लेकिन क्यों? बैरिस्टर अरशद अखबार रखकर उठ बैठे तो वकार चिढ़कर घबरा कर देखने लगा। उसे रमना पर ताव आने लगा, जिसके पेट में कोई बात नहीं टिकती थी। भला क्या जरूरत थी अब ये बकवास करने की? ख्वामख्वाह है चचा के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। डैडी, वकार कहता है कि साकिब अच्छा आदमी नहीं है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो सादगी से बोली। ओहो रमना, क्या फजूल बातें कर रही हो? चचा जान, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। वकार बौखला कर बाहर निकल गया। सच का सामना बहुत कम लोग कर सकते हैं ना, और वकार तो था ही बुज़दिल, कम हिम्मत, जो इल्जाम लगाना तो जानता था लेकिन हकीकत से नजरें मिलाने की सकत ना रखता था। रमना, आखिर क्या बात है? बैरिस्टर साहब परेशान हो गए। डैडी, वकार ने मुझे धमकी दी है। वो कह रहा था अगर मैं साकिब से मेल जोल रखूंगी तो वो रिश्ते से इनकार कर देगा। इसीलिए मजबूर होकर मैंने साकिब से मिलना जुलना छोड़ दिया है। देखिए डैडी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, इसीलिए आपको बता रही हूँ, मैं गुड्डू को बहुत मिस करती हूँ। वो आबदीदा हो गई। डैडी, राबी और अकबर बता रहे थे कि मेरे इस फैसले से साकिब बहुत हर्ट हुआ है और आंटी फरीदा कोशिश कर रही हैं किसी तरह से साकिब और टीना का रिश्ता हो जाए। इसीलिए आजकल वो रोजाना टीना को बुलवा लेती हैं, फिर जबरदस्ती साकिब के साथ बाहर घूमने भेज देती हैं। डैडी, आप ही बताएं मैं क्या करूं? मेरी तो समझ में नहीं आता। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि मैं वकार से नजर बचाकर साकिब से मिलने चली जाऊं। आखिर वो मेरे बचपन का साथी है। वो बाप के कंधे से लगी आंखें बंद किए आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। मेरी बेटी, बैरिस्टर अरशद ने उसे सीने से लगा लिया। उनकी निगाहों में सोच के साए लर्ज उठे थे। तमाम उम्र गमों की धूप से बचाते बचाते अपने आप हाथों से उसके लिए जहन्नुम तैयार कर रहे थे। रमना की आंख में आंसू देखकर वो लर्ज उठे थे, और यहाँ तो इम्कान था कि वो सारी उम्र अश्कों के समंदर में डूबी रहेगी। डैडी, मैं जरा फोन सुन लूं। वो घंटी की आवाज सुनकर आंखें पहुंचती हुई मेज की तरफ बढ़ी और रिसीवर उठा लिया। हेलो, हेलो, वो दोबारा बोली। हेलो, लेकिन दूसरी तरफ खामोशी रही और गहरी सांस की आवाजें आती रहीं। कौन हो सकता है? रमना ने सोचा। रमना, तुम बोल रही हो? गंभीर सी आवाज आई तो रमना का चेहरा लम्हे भर के लिए तिमतमा उठा। मखसूस आवाज, जाना पहचाना लहजा, जिसे वो कहीं भी पहचान सकती थी।
अरे साकिब, गुड्डू, आ आप तुम? वो गड़बड़ा गई। शुक्र है 8 दिन बाद तुम्हें फोन करने की फुर्सत तो मिली। क्या टीना ने रोक दिया था? सुना है आजकल उसके साथ खूब सैर सपाटे हो रहे हैं। अपनी जाति भूलकर उसने झटपट शिकायत की। उसके लहजे में हसद की बू थी। जाने क्यों साकिब के नाम के साथ उसे टीना का नाम अच्छा नहीं लगा था। वाह रमना, ये भी खूब रही। तुम तो मुझी को मुर्दे इल्जाम ठहरा रही हो और खुद साफ दामन बचाकर निकलना चाह रही हो। मुझे तो राबी और अयाज ने वकार की शर्त बता दी ना, इसीलिए मैंने तुमसे हर नाता तोड़ लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम वकार से दूर हो जाओ। और फिर तुमने भी तो मुझसे ना मिलने की ठानी है। साकिब के लहजे में दुख रचा था। ओहो, तुमने तो मुझसे हर नाता तोड़ लिया है गुड्डू। रमना की आवाज में दुख उभर आया। ये सब सुनना उसे किस कदर तकलीफ दे लग रहा था। हालांकि सब कुछ खुद उसकी मंशा से हुआ था। और इसके सिवा चारा भी क्या है रमना? और प्लीज तुम मुझ पर इल्जाम मत दो। पहल तुमने की है, मुझसे दोस्ती का रिश्ता खत्म किया है। याद करो, तुम्हारे कहने पर ही मम्मी ने टीना को बुलवाया था, मुझे दिखाने पसंद करवाने के लिए। जब मम्मी ने तुम्हें बुलाने के लिए फोन किया तो तुमने तबीयत की खराबी का बहाना कर दिया और मेरे घर नहीं आई थी। दूसरे और तीसरे दिन भी तुमने बहाना किया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आखिर जब मम्मी ने परेशान होकर तुमसे कहा कि वो मुझे साथ लेकर तुम्हारी मिजाज कुर्सी के लिए आ रही हैं, तो तुमने एकदम घबरा कर कहा, नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इतनी बीमार तो नहीं हूँ कि लोग मिजाज कुर्सी को आए। यही नहीं, तुमने इंतहाई अहमकाना बहाने बनाए, जिनसे साफ जाहिर होता था कि तुम जानबूझकर हमें नजरअंदाज कर रही हो। सच रमना, अगर तुम साफ साफ मुझे कह देती कि वकार ने तुम्हें मुझसे मिलने से रोक दिया है तो मुझे इतना दुख ना होता। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ जाता और तुम्हारी खुशी की खातिर पीछे हट जाता, क्योंकि हमने कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोला था। लेकिन तुम तो मुझे अपने से दूर रखने के लिए बहाने बनाती रही और मुझे तुम्हारी इस हरकत ने बहुत अफसुर्दा किया है। वो कर्बनाक लहजे में बोला और ये बातें तीर की तरह रमना के दिल पर लग रही थी। उसे अपनी जाति का एहसास हो गया। साकिब, मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो तुमसे मिलने को तड़पती रहती हूँ। वकार के इस फैसले ने मुझे झंझोड़ के रख दिया है। वो रोने लगी। ओह रमना, रमना, तुम रो रही हो? प्लीज खुदा के लिए चुप हो जाओ। मुझे मेरी बेबसी का एहसास मत दिलाओ। ऐसा न हो कि मैं सब कुछ भूलकर तुम्हारे पास आ जाऊं। वो बेचैन हो गया। तो आ जाओ ना, वकार ने तो मुझे रोका है ना। तुम डैडी मम्मा से मिलने आ सकते हो ना। इस तरह मैं छुपकर तुम्हें देख तो लेती। रमना ने तरीका बताया। नहीं रमना, मैं ये अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे घर आऊं और तुमसे ना मिलूं? वो रन से बोला। अच्छा गुड्डू, ये बताओ, क्या तुम्हें टीना टीना पसंद आई है? क्या तुम उससे शादी कर रहे हो? वो झिझकते हुए बोली तो साकिब ठंडी सांस लेकर लम्हा भर को खामोश हो गया। मैंने कहा था ना कि मेरी बीवी तुम ही पसंद करोगी। तो आओ, आकर टीना को देख लो, साकिब ने कहा। ये बात है तो फिर तुम उसके साथ घूमने क्यों जाते हो? अकबर भाई जब भी तुम्हें फोन करते थे तो आंटी कहती थी कि तुम टीना के साथ बाहर गए हुए हो। लहजे में हसद की बू थी। तुम्हें पता तो है कि मम्मी मेरे लिए परेशान रहती हैं रमना। बस उनकी खुशनुदी की खातिर चला जाता हूँ। वैसे टीना अच्छी लड़की है, साकिब ने बताया। क्या क्या वो तुम्हारे साथ अच्छी लगेगी? मेरा मतलब है, क्या तुम्हारी दुल्हन बनने के काबिल है? उसने सरगोशी की। दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे कुछ पता नहीं रमना। मैंने तो सोचने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की कि वो मेरी दुल्हन बनने के काबिल है या नहीं। ये तो तुम ही बता सकती हो। वैसे टीना अभी यहीं बैठी है, साकिब ने आहिस्ता से कहा। टीना उठकर उसके करीब चली आई थी। वो खासी जाज़बे नज़र और सुलझी हुई लड़की थी। अच्छा, वो तुम्हारे पास बैठी है? क्या कर रहे हो तुम दोनों? वो फिर जल सी गई। हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। ये तुमसे मिलना चाहती है, कह रही है या तो आप यहाँ आ जाएं, वरना मैं खुद आपसे मिलने आ रही हूँ। बताओ अब मैं इसे क्या कहूँ? रमना, तुम आ जाओ ना, मैं तो तरस गया हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, उसने हसरत से कहा। रमना का दिल उसकी महरूमी पर तड़प उठा। उसने फ़ोन बंद किया, फिर राबी को पकड़कर सब बात बताई और वहाँ से खिसक गई। वो बामुश्किल बाहर की दीवार पर चढ़ी, फिर दूसरी तरफ कूदने के लिए पाँव लटकाए ही थे कि साकिब को वहाँ देखकर रुक गई। वो उसका मुंतजिर था। रमना, साकिब का चेहरा उसे देखकर तिमतमा उठा था। वो वालेहाना अंदाज से उसे तके जा रहा था। रमना ने भी दीवार से छलांग लगा दी। साकिब, साकिब, वो रोने लगी। साकिब, साकिब कैप्टन, वेयर आर यू भाई? आप कहाँ चले गए? वो दोनों कितनी देर बेसुध खड़े रहे। दूर से किसी की आवाज़ आई तो वो होश में आ गए। साकिब ने रमना की आंखों में झांका, फिर रुमाल से उसके आंसू साफ किए और हाथ पकड़कर अंदर आ गया। उसे रमना से बेपनाह मोहब्बत थी। हेलो, आप रमना है ना? मुझे बहुत शौक था आपसे मिलने का। साकिब तो हर वक्त आपका तज़किरा करते रहते हैं।
दरवाजे पर उन्हें टीना मिल गई। रमना ने उसे गौर से देखा। वो प्रिंटेड शलवार और शर्ट पहने काफी स्मार्ट लग रही थी। शक्लो सूरत में भी अच्छी थी। उसने बड़ी अपनाइयत से रमना का हाथ पकड़ लिया और उसे लिए ड्राइंग रूम में आ गई। रमना उसे देखने लगी। रमना साकिब की तरफ देखकर बोली, वो फ्रिज में से कोक निकाल रहा था। टीना अपनी तारीफ सुनते ही बेतहाशा खुश हो गई थी। वैसे रमना ने हकीकत बयान की थी। टीना वाकई दूसरी लड़कियों की निस्बत बेहतर थी, जिन्हें वो साकिब की दुल्हन बनाने के ख्याल से देख चुकी थी। थैंक यू, वो मुस्कुराकर बोली। साकिब, लाइए, मुझे दीजिए, मैं सर्व करती हूँ। टीना उसे कोक लाते देखकर बड़ी, नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है टीना, ये रमना का अपना घर है। अरे, मैंने बोतल ओपनर कहाँ रख दिया है? साकिब ने पूछा। वो तो जब हम आपके कमरे में बैठे कोक पी रहे थे ना, तो आपने टेबल पर रखा था। ठहरिए, मैं ले आती हूँ। और जो क्लब सैंडविचेस मैं घर से बनाकर लाई थी, वो भी उठा लाऊंगी रमना के लिए। टीना तेजी से चलती हुई बाहर चली गई। रमना उसे देखने के बाद से कुछ गुमसुम हो गई थी, जिसे साकिब ने भी महसूस किया और पूछा, तुम बहुत चुप चुप हो रमना, क्या हुआ है? साकिब उसके करीब बैठ गया। कुछ नहीं गुड्डू, पता नहीं दिल क्यों उदास हो रहा है। उसने सोफे से सर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। उसकी पेशानी पर सोचों का जाल सा बुन गया। वो निगाहों में तपिश लिए उसे देखने लगा। फिर टीना वापस आई तो वो संभल गया। वो अपने जज्बों को उस पर अया नहीं करना चाहता था। अरे साकिब, आप रमना के लिए जो इमली और आलू बुखारे का पैकेट लाए थे, वो तो इन्हें देना, उसने याद दिलाया। पता है रमना, परसों हम लोग बाजार गए थे, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। ये एक एक दुकान पर निहायत तहम्मुल से मेरे साथ फिरते रहे। हालांकि मर्द औरतों के साथ शॉपिंग करते हुए कतराते हैं। खैर, मैंने इनकी पसंद से चीजें खरीदी। साकिब ने कोक खोलकर उसे पकड़ाई। थोड़ी सी तो पी लो। अच्छा, आधी कोक तुम पी लो, बाकी मैं पी लूंगा। साकिब ने उसे जबरदस्ती बोतल पकड़ाई और दूसरी टीना को दे दी। ओहो साकिब, आपने तो कैप्सूल नहीं खाया है, आंटी फ्रीदा मुझसे नाराज होंगी। टीना उसकी दवा लेने चली गई। सच, टीना बहुत ही सलीकामंद साबित होगी, बहुत देखभाल करेगी तुम्हारी। रमना फीकी हंसी हंसने लगी, लेकिन साकिब ने लापरवाही से कंधे उचकाए। जी, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है देखभाल करवाने की। क्यों, क्या तुम्हें टीना पसंद आ गई है? साकिब ने गौर से देखा। जाने वो अजीब अजीब सी क्यों लग रही थी। मेरी पसंद? रमना ने सर झुका लिया और सोचने लगी। तभी निगाहों के सामने टीना साकिब की दुल्हन बनकर आ गई। वही साकिब की बरी के जेवरात और लिबास पहने जो रमना ने बसंत शौक पहने थे। क्यों साकिब, क्या बात है? आप सर क्यों दबा रहे हैं? क्या दर्द हो रहा है? लाइए, मैं दबा दूं। वो ख्यालों में गुम थी कि उसे टीना की आवाज सुनाई दी, जो आकर साकिब के सोफे के हत्थे पर बैठ गई थी और बेतकल्लुफी से उसका सर दबाने लगी थी। वो साकिब के इस कदर करीब झुकी बैठी थी कि रमना का दम उलझने लगा। उसने गौर से देखा। साकिब आंखें बंद किए खामोश बैठा, अपनी पेशानी दबा रहा था। उसे एकदम टीना जहर लगने लगी। उसके दिल में हसद की लहर उठी और पूरे वजूद में छा गई। क्यों क्यों ये साकिब के इतने करीब क्यों बैठी है? मेरी एक हफ्ते की गैर हाजिरी में ये लड़की साकिब के इतने करीब आ गई है, कितनी बेतकल्लुफ हो गई है? ये सवाल दिल में जागा तो वो खड़ी हो गई। अपनी ये तब्दीली उसे हरासा करने लगी थी। वो घबराने लगी। गुड्डू, मैं घर जा रही हूँ, वकार आता ही होगा। वो नजरें बचाकर बोली। बेहतरी इसी में थी कि वो टीना और साकिब को तन्हा छोड़ देती। अभी मत जाओ रमना, कुछ देर और रुक जाओ, उसने मिन्नत की। और हाँ, वो तुम्हारी चीजें भी मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो भी ले लो। साकिब तड़प उठा। वो इतने दिनों बाद मिली भी तो यूं बिछड़ने के लिए। मैं फजलू को भेजूंगी, तुम उसको दे देना। अच्छा टीना, खुदा हाफिज, फिर मुलाकात होगी। रमना साकिब का जवाब सुने बगैर बाहर निकल गई। घर पहुंचकर वो उलझी उलझी परेशान सी थी। दिल पर एक बोझ सा आ पड़ा था। क्यों रानी, तुम्हें टीना कैसी लगी है? राबिया, जो रमना के पास लेटी हुई थी, उसने पूछा तो रमना ने ठंडा सांस लिया। राबी, मैं तो जब से साकिब से मिलकर आई हूँ, ये सोच सोच कर पागल हो रही हूँ कि मुझे क्या होता जा रहा है। कहाँ तो मैं साकिब को कस्में दे देकर कहाँ तो मैंने कस्में दे देकर साकिब को रजामंद किया था कि वो कहीं शादी कर ले। लेकिन अब जब मैं किसी लड़की को उसके साथ देखती हूँ या तसव्वुर करती हूँ कि ये साकिब की दुल्हन बनेगी, तो मुझे अजीब सी उलझन होने लगती है। मेरा दिल चाहता है मैं उस लड़की को शूट कर दूं, उसे सफाई हस्ती से मिटा डालूं। कोई करीब मत जाए साकिब के। वो सर पकड़ कर बोली। इससे पहले कि राबिया कुछ कहती, जवाब देती, अकबर कमरे में चला आया। उसने रमना को देखते ही पैगाम दिया। रमना, मैं साकिब के घर से आ रहा हूँ। वो कह रहा था कि रमना से कहना कि फजलू को भेज दे, उसकी कुछ चीजें भेजनी है। अकबर ने अंदर आकर कहा। वकार भी उसके साथ था, जो रियाज के घर से होकर आ रहा था, और अकबर उसे जबरदस्ती रमना के कमरे में लेकर चला आया था। क्यों रानी, साकिब ने भला कौन सी चीजें भेजनी है? राबी ने पूछा तो वो सटपटा कर रह गई। बस अब शामत आई के आई, जाने वकार हस्बे आदत क्या अंदाजे लगा रहा होगा। वो पता नहीं, मैं भला साकिब से कब मिली हूँ जो मुझे खबर होती कि वो क्या भेज रहे हैं। वो वकार की तरफ देखकर चंद्रा कर बोली।
अरे तो जाओ मिल आओ ना, तुम्हें रोका किसने है? ख्वामखा तुमने सब घर वालों और चचा जान के सामने मुझे ये कहकर किस कदर शर्मिंदा किया है कि मैंने तुम्हें साकिब से मिलने से रोका है। वकार नाराजगी से बोला। हाय वकार, तुम बहुत ही झूठे आदमी हो। वो हैरान होकर बोली, तुमने उस दिन कहा नहीं था कि अगर मैंने साकिब से कोई ताल्लुक रखा तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? मैं तो इतने बहुत से दिन डर के मारे साकिब से मिली ही नहीं, और खुद तुम रोजाना मुंह फुलाकर सुबह से गायब होते हो और आधी रात को वापिस आते हो। रमना ने गुस्से से कहा। भाई वकार भाई, छोड़िए ये झगड़ा वगड़ा और रमना से सुलह कर लें। बेचारी ख्वामखा हलकान हो रही है कई दिनों से। अकबर ने सिफारिश की। इससे पहले का वकार कुछ जवाब देता, कोई तेजी से अंदर दाखिल हुआ। न्यूज, जबरदस्त न्यूज। अयाज सुमेरा का हाथ पकड़कर भागता हुआ अंदर आया। उसका चेहरा मारे एक्साइटमेंट के सुर्ख हो रहा था। यही हाल सुमेरा का था। वो जल्दी से वकार से टकरा गया, जिसका मूड एकदम खराब हो गया था। उसे अयाज का सुमेरा का हाथ यूं बेतकल्लुफी से थामना अच्छा नहीं लगा था। वकार ने सुमेरा को घूर कर देखा तो वो सहम कर रमना के पास बैठ गई। बड़ी जबरदस्त खबर लाया हूँ अकबर भाई, पहले मुंह मीठा करवाइए। अयाज संभल कर हंसा। जो खबर वो लेकर आया था उसके पेट में खुदमुद बची थी, बताने की जल्दी हो रही थी, सब्र मुश्किल था। जल्दी बताओ यार, जितनी मिठाई कहोगे खिला दी जाएगी। अकबर ने उसको झंझोड़ा। वो भी बेकरार हो गया। आप सब लोग दिल थाम कर बैठें, वरना मुझे अंदेशा है कोई ना कोई जरूर बेहोश हो जाएगा। उसने सबको वार्निंग दी, फिर सबसे बड़ा और नाकाबिले यकीन इंकशाफ किया। उसके चेहरे पर से हैरत और बेतबारी टपक रही थी। सच कह रहा हूँ, फयाज भाई की शादी हो गई है। ये सुनते ही सब हड़बड़ा कर उठ बैठे। अबे चल, क्या उल्टी सीधी हाँक रहा है? अकबर दंग रह गया, बल्कि कोई भी तो उसकी बात मानने को तैयार ना था। अकबर भाई, खुदा की कसम, मैं उनकी शादी में शरीक होकर आया हूँ। देखिए फूल। अयाज ने गले से गुलाबों के हार उतार कर रमना को पहना दिए। सच पता है बहुत मजा आया। मेरी क्लास फेलो रिजवान को तो तुम जानते हो। उसने एक हफ्ता पहले बड़ी राजदारी से मुझे बताया कि उसकी बहन का रिश्ता बहुत बड़े जिम्मेदार के इकलौते बेटे से तय हो गया है। मैंने कहा, यार रिजवान, ये तो खुशी की बात है, तुम सरगोशियों में क्यों बता रहे हो? क्या डर रहे हो कहीं क्लास फेलो ट्रीट का मुतालबा ना कर दें? अयाज ने जल्दी जल्दी किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। तो वो कहने लगा, नहीं यार अयाज, ये बात नहीं है। दरअसल लड़के वालों ने हमें सख्ती से मना किया है कि किसी को भी इस रिश्ते की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लड़के का चचा अपनी बेटी के लिए रिश्ते का ख्वाहिशमंद था, लेकिन लड़के ने वहाँ लड़की की आज़ाद ख्याली की वजह से इनकार कर दिया। तो चचा की फैमिली सख्त जानी दुश्मन हो गई, यहाँ तक कि उन्होंने लड़के को जहर देने की कोशिश भी की और अब भी कत्ल करने की धमकियां देते हैं। इसीलिए अब वो लोग ये शादी चोरी छुपे करना चाहते हैं। बस हालात ठीक होते ही वो धूमधाम से आलीशान फंक्शन करेंगे। अयाज, तुम तो मेरे बेहतरीन दोस्त हो। मैं सिर्फ तुम्हें शादी पर मदऊ कर रहा हूँ, तुम जरूर आना। फिर रोजाना कॉलेज में रिजवान मुझे यकीन दहानी करवाता रहा। फिर मैंने सोचा बेचारा इतनी मिन्नतें कर रहा है तो शादी में चला ही जाऊं। सो जनाब, जब आज मैं बन सज कर रिजवान के घर पहुंचा तो उसके अम्मी और अब्बू ने सारा इंतजाम मेरे स्पुर्द कर दिया। कोई 6 बजे बारात आई। रिजवान और मैं फूलों के हार उठाए बारात के इस्तकबाल के लिए बढ़े। पोर्च में पहली कार जो रुकी, मैं फूल पहनाने के लिए आगे बढ़ा। एक खातून कार से उतरी तो रिजवान ने मुझसे कहा, ये दुल्हा की अम्मी है। मैंने मुबारकबाद देते हुए उनके गले में हार पहना दिए और जब उन्होंने हंसते हंसते मुंह ऊपर किया, मुझे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खुद मैं भी बौखला कर रह गया। आप मोमानी जान, आप? मैं हड़बड़ा कर बोला और बेयकीनी से उन्हें घूरे चला गया। खुदाया, ये कैसे मुमकिन है? तब मोमानी की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। ओ लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक तू ही रह गया है मेरे गले में हार पहनाने के लिए। उन्होंने हार उतार कर दूर फेंक दिया। फयाज भाई जो कार से उतर चुके थे, उन्होंने भी सहरा उलटकर मुझे घूरा। खाला हमीदा, उनके बच्चे और मेहमान खवातीन भी हमारे गिर्द इकट्ठी हो गई थीं और मुंहमानी गरज बरस रही थीं। लड़की वाले तो बहुत घबरा गए कि अचानक क्या आफताब आन पड़ी है। रिजवान ने कहा, क्या बात है खाला जान, अयाज तो बचपन का दोस्त है, हमारा बरसों से मिलना मिलाना है, अब घबराइए मत। ए रिजवान मियाँ, मैं कहती हूँ तुम लोगों ने मेरे दुश्मनों को बुलाया क्यों शादी में? मैं तो एक पल यहाँ नहीं ठहरूंगी, वापस चलो फयाज मियाँ। वो कार में बैठने लगी। मैंने भड़कर रोका और कहा, मुमानी जान, मैं चला जाता हूँ। इन बेचारे लड़की वालों को क्या खबर थी कि हमारी और आपकी कोई दुश्मनी है। मैं आने लगा, लेकिन रिजवान और उसके वालिद नवाब शौकत जंग भी बिफर गए। वो वफादार, असूलों रवायतों के पाबंद लोग हैं। कहने लगे, अयाज यहाँ से नहीं जाएंगे, आप बेशक बारात वापस ले जाएं, हम ये सुबकी बर्दाश्त कर लेंगे, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि हम आप जैसे सख्त मिजाज लोगों से रिश्ता ना जोड़ बैठे। लेकिन मैंने रिजवान की बड़ी मिन्नतें की कि मुझे घर जाने दो, लेकिन वो भी बज़िद रहा। माजरत करता रहा कि अयाज, अगर तुम यहाँ से गए तो मैं भी तुम्हारे साथ घर छोड़कर चला जाऊंगा।
फयाज भाई भी मुमानी के सर हो गए। आखिर मुमानी जान को भी फ्याज के लड़ने पर ख्याल आया और वो चुपके से अंदर चली गईं। मैं बाद में रिजवान की कस्में दे देकर वहां से भागा। मैं भी यही चाहता था कि मजीद कोई बदमजगी ना हो। ईमान से अकबर भाई, फरहत यानी अब जो हमारी भाभी बनी है ना, वैसे तो ठीक ठाक हैं, दिल की साफ, मुंह फट, लेकिन मिजाज की बेहद कड़वी। जुबान तो अंगारा है, जब गुस्से में आती हैं तो किसी को खातिर में नहीं लाती। फयाज भाई को तो वो सीधा करके रख देंगी, और खुदा करे मुमानी जान से उनकी निभ जाए, वरना रोजाना बर्तन भांडे टूटेंगे भैया। मैं तो उसे बचपन से जानता हूँ। रिजवान और मैंने तो फरज से मार भी खाई है। अयाज ने हंसते हुए बताया तो सब मुंह खोले हैरान बैठे थे। अकबर कुछ अफसुर्दा से हो गए थे। जाने उनके दिल में कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे। फयाज फिर भी उनका भाई था। अरे ये तो कमाल हो गया अकबर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आखिर फयाज आपके भाई तो हैं ना, शादी में शरीक नहीं हुए तो क्या हुआ? राबिया ने शोहर का हाथ छूते हुए कहा तो वो तंजिया अंदाज से बोले, फयाज मेरा भाई कहाँ? आपने सुना नहीं? अयाज बता रहा था कि अम्मी ने नवाब शौकत जंग से कहा है कि फयाज उनका इकलौता बेटा है। अकबर अफसुर्दगी से मुस्कुराया। खानदानों में आपस में ऐसे झगड़े तो होते ही रहते हैं अकबर, क्यों ना हम लोग अम्मी और फयाज भाई को मुबारकबाद देने चले। खुशी का मौका है, वो लोग जरूर हमें माफ कर देंगे। सादा दिल और मुखलिस सी राबिया ने कहा। वो तो दिल से चाहती थी कि अकबर की अपनी वालदा और फयाज से सुलह हो जाए। राबिया, क्या तुम पागल हुई हो? मैं वहाँ अम्मी के पास तुम्हारी बेइज्जती करवाने के लिए ले जाऊं? तुम्हें मैं अपनी माँ और भाई की आदत को मैं अपनी माँ और भाई की आदत को तुमसे बेहतर जानता हूँ। अकबर ने मना किया। देखिए, आप परसों ढाका जा रहे हैं, वहां जाने से पहले आपको अम्मी से मिलकर जरूर सुलह करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि आपके दिल में कोई खलिश हो यहाँ से जाने से पहले, आपको मेरी कसम है। राबिया ने अकबर को बोलने की कोशिश करते देखा तो मुंह पर हाथ रख दिया और उसे मनाने समझाने की कोशिश करने लगी। रमना बीबी, जरा बात तो सुनिए। तभी फजलू ने पर्दे में से सर निकालकर अंदर झांका। क्या बात है फजलू, अंदर आ जाओ तुम, रमना ने सुस्ती से कहा। वो उठकर बाहर नहीं जाना चाहती थी, ना ही उसे यह अंदाजा था कि फजलू क्या अहम बात करने वाला है। नहीं बीबी, आप ही जरा बाहर आइए, वो ये कहकर बाहर निकल गया। आखिर ऐसा कौन सा काम है? चलो भाई। वो भी उठकर पीछे गई। ये सुन और देखकर वकार के माथे पर बल पड़ गए। फिर वो कुछ सोचकर एकदम बाहर लपका। फजलू का ये पूरी इसरार अंदाज उसे मशकूक कर गया था। बावर्ची खाने में खड़ा फजलू रमना से आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहा था। फिर वो रमना को अपने कोट के अंदर वाली जेब से कुछ निकाल कर देने लगा, जब तक वकार उसके सर पर पहुंच गया था। उसे देखकर दोनों ही घबरा गए और वकार का शक यकीन में बदल गया। क्यों बे फजलू, क्या बात है? क्या दे रहे थे तुम रमना बीबी को? वो कड़क कर बोला। जी कुछ नहीं साहब जी, वो तो मैं हिसाब किताब कर रहा था। फजलू बदहवास हो गया और सहम कर वकार की तरफ देखा। मैं कहता हूँ दिखा, क्या है तेरी जेब में? तू मुझे बेवकूफ़ समझता है क्या? वकार ने उसका हाथ खींचा जो कोट की जेब में था। साहब जी, खुदा की कसम, आपको गलतफहमी हुई है। फजलू ने बेबसी से रमना को देखा जो परेशान सी खड़ी थी। नमक हराम, कमीने! वकार ने बेकाबू होकर उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। दोबारा मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि रमना सामने आ गई। वकार, तुम होश में तो हो? क्यों बेकसूर को मार रहे हो? शट अप। तो ये चक्कर है? इस तरह तो मेरी नजरों में धूल झोंक रही थी कि मैंने साकिब से मिलना छोड़ दिया है, लेकिन खतों किताबत और फोन पर बातें होती रहती हैं। उसने रमना को वकारत से देखते हुए इल्जाम लगाया, फिर फजलू की तरफ मुड़ा। निकाल वो खत जो साकिब ने दिया है, वरना आज मार मार के तेरी खाल उतार दूंगा। वकार ने उसका गिरेबान झंझोड़ा तो वो हिलकर रह गया। क्या बात है वकार भाई? अयाज, सुमेरा, रमना, अकबर वगैरह भी आ गए। जिस अंदाज से वकार वहां से उठ के आया था वो समझ गए थे कि जरूर कोई हंगामा खड़ा होगा। ये नमक हराम साकिब का पैगाम रसा बना हुआ है, रमना से खतो किताबत होती है। वो फजलू को गिरेबान से पकड़कर सामने करके बोला। वकार, अगर साकिब और मैं एक दूसरे को खत लिखते भी तो डरने की जरूरत नहीं थी। ना मैं ये काम चोरी छुपे करती, बल्कि सबके सामने साकिब को खुल्लम खुल्ला खत लिखती। फजलू, जो कुछ तुम्हें कप्तान साहब ने दिया है ना, वो तुम वकार साहब को निकाल के दे दो। रमना ने होंठ काटते हुए कहा। ये हकीकत है कि वकार तुम्हारी खातिर मैंने साकिब से रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन तुम फिर भी मुझे समझे नहीं और इतने घटिया और घिनौने इल्जाम लगाते रहे। लेकिन अब मैं साकिब से मिलूंगी, जरूर मिलूंगी। वो गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गई। तब बसोरते हुए फजलू ने अपनी जेब में से एक पैकेट निकालकर वकार को पकड़ा दिया। उसने जल्दी से खोला, फिर एकदम उसका मुंह तप कर रह गया। पैकेट में सिर्फ इमली थी, ना कोई खत, ना पत्र, ना कोई मोहब्बतनामा। उसने घबरा कर रमना की तरफ देखा जो गमो गुस्से की शिद्दत से लर्ज रही थी। फजलू जैसे मुलाजिम के सामने किस कदर शर्मिंदा किया था वकार ने, उसके किरदार पर इल्जाम लगाया था।
वकार, आज के बाद मैं तुमसे बात करना भी अपनी तौहीन समझूंगी और मैं अभी साकिब से मिलने जा रही हूँ। उसने वकार के हाथ से पैकेट झपट लिया और तेज तेज चलती बाहर निकल गई। अयाज ने गुस्से से देखा। सुमेरा भी भाई की हरकत पर शर्मिंदा हो रही थी। वकार वहां से खिसक गया, खज्जल, शर्मिंदा सा, लेकिन उसके दिल में अभी भी वसवसों का तूफान बरपा था। रमना की तरफ से दिल में बदगुमानी जड़ पकड़े जा रही थी। क्यों सुमेरा बेगम, देख लिया ना अपने प्यारे भाई का ये रूप? अयाज ने तंजिया अंदाज से कहा। जब भाई खुद ही तबाह होना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जाकर अम्मी को सारा किस्सा बताती हूँ। सुमेरा चली गई। रमना गुस्से से तिल मिलाती हुई तेज तेज चलती साकिब के घर पहुंची तो वो टीना के साथ कहीं बाहर जा रहा था। खिलाफे तवक्का रमना को देखकर हैरान रह गया। अरे रमना, तुम? गेट से अंदर देखकर साकिब ने कार रोक ली और बाहर निकल आया। साथ टीना बैठी हुई थी। गुड्डू, वो ठटकी फिर आहिस्ता से बोली। गुड्डू, मैं वकार से नाराज होकर आ गई हूँ। तुमने फजलू के हाथ जो चीजें भेजी थी ना, तो वकार ने इल्जाम लगाया है कि हमारी खतों किताबत है और तुम मुझे खत लिखते हो। हम चोरी छुपे मिलते रहते हैं। फिर ये झूठा बहतान सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने चिढ़कर कहा कि अब मैं साकिब से जरूर मिलूंगी। बावजूद जब्त के वो रो दी। अरे तो तुम रो क्यों रही हो? चलो मैं चलकर वकार को यकीन दिलाऊंगा कि मैंने तुम्हें खत नहीं लिखा। वो उसका सर थपथपा कर बोला और उसका कंधा थामकर चलने लगा। साकिब प्लीज, पहले मुझे तो घर छोड़ आइए ना, टीना ने कार में से आवाज दी। साकिब और रमना की बेतकल्लुफी ने उसका मूड खराब कर दिया था। टीना, मैं जरूरी काम से रमना के घर जा रहा हूँ, तुम्हें शोफर घर छोड़ आएगा। शहबाज खान, जाओ जाकर बेगम साहिबा को छोड़ाओ। साकिब ने ड्राइवर को पुकारा तो टीना का मूड ऑफ हो गया। शहबाज खान उसे छोड़ने चला गया। नहीं गुड्डू, मैं इस वक्त घर नहीं जाऊंगी। चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं, वहीं बातें करेंगे। वो उसका बाजू थामे हुए अंदर आई। लाउंज में कर्नल शफीक अपनी बेगम के साथ अफसुर्दा से बैठे थे। फरीदा खानम रो रही थीं। जाने क्या बात थी, वो उन्हें यूं देखकर हरासा हो गए। अरे फरीदा आंटी, आप रो क्यों रही हैं? वो घबरा कर आगे बढ़ी और उनके सामने दो जानू बैठी। रमना बेटी। फरीदा खानम एकदम उसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। इससे पहले कि वो रमना को कुछ बताती, साकिब ने फौरन उन्हें इशारे से मना कर दिया। वो एकदम खामोश हो गई। कुछ नहीं बेटी, बस दिल बहुत उदास है। वो आंखों पर हाथ रखकर बोली। जाने क्या छुपाना चाहता था साकिब उसे। जाओ रमना बेटी, तुम साकिब के साथ जाओ। तुम्हारी आंटी आज हमसे नाराज हैं। आप रो रो कर हमें डरा रही हैं। भाई एक हम ही तो रह गए हैं इनके नाज उठाने वाले। कर्नल ने मुस्कुरा कर उसे टालना चाहा तो साकिब ने पूछा, डैडी मैं आपकी कार ले जाऊं? जरा ड्राइव का मूड हो रहा है। कर्नल ने बखुशी इजाजत दे दी तो वो रमना को लेकर निकल आया। साकिब कहाँ चलिएगा? रमना ने उसकी तरफ मुड़ते हुए पूछा। वो स्टीयरिंग पर हाथ रखे कुछ सोचता हुआ ड्राइव कर रहा था। रानी, आज हम इन तमाम जगहों पर जाएंगे जहां तुम और मैं घंटों घूमा करते थे। आज माजी के किस्से याद करेंगे। वो मुस्कुराया। सच रमना, आज तो मेरी दुआ कबूल हो गई है। मैं सुबह से दुआएं मांग रहा था कि किसी तरह तुम आ जाओ ताकि आखिरी बार मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार लूं। अगर तुम ना आती तो मैं चोरी छुपे तुमसे मिलने घर आ जाता, फिर चाहे वकार को पता क्यों ना चल जाता। आज मैं हर रिस्क लेने को तैयार था। साकिब की गंभीर आवाज गूंजी और उसने बोझल बोझल पलकें उठाकर उसे देखा। हैं, आखिरी बार वक्त गुजारने से क्या मतलब है तुम्हारा? वो परेशान हो गई तो साकिब ने झट बात बदली। भाई मेरी छुट्टी खत्म होने वाली है ना, फिर मुझे वापस ड्यूटी पर जाना है। और ये तो तुम्हें पता ही है कि मुल्क के हालात किस कदर खराब हो गए हैं। हम फौजियों की जिंदगी का क्या भरोसा, जाने कब जंग के शोले सुलग उठें और हमें सर पर कफन बांधकर मैदान में कूदना पड़े। फिर क्या पता, आज गाजी तो कल शहीद। वो हंसा। हाय गुड्डू, तुम्हें ढाका तो नहीं भेजेंगे ना? अकबर बता रहे थे वहाँ के हालात तो बहुत खराब हैं। वो परेशान हो गई तो वो मुस्कुराया। अरे भाई, ढाका भेजें या सियालकोट, बात तो एक ही है। वहाँ भी हमने जहाद करना है, मुल्क की हिफाजत करनी है और यहाँ भी हथियार संभालने हैं। वैसे मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मुझे ढाका भेज दिया जाए। कैप्टन न्याजी की पोस्टिंग भी वहाँ हो गई है। वो उसे देखकर बोला। हाय हाय, अल्लाह ना करे साकिब, मैं तो तुम्हें वहाँ कभी ना जाने देती। रमना ने उसका बाजू थाम लिया। बुजली दिखा रही हो। मुझे वैसे भी अगर मैं ढाका चला जाऊंगा तो अच्छा है। तुम कौन सा मुझसे मिलने आ सकती हो? फिर तुम्हारे वकार को भी तसल्ली हो जाएगी कि राह का कांटा हट गया। वो अफसुर्दगी से मुस्कुराया तो रमना का दिल दुख गया। जाने दो गुड्डू, विक्की तो पागल है, उसकी बात को अहमियत मत दो। वैसे भी मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे अनकरीब वकार की और मेरी जबरदस्त जंग होगी। वो सर झटक कर बोली। अरे नहीं, झगड़ा वगड़ा मत करो, मैं कल ही चला जाऊंगा। फिर वकार को मेरी तरफ से कोई खतरा नहीं रहेगा। वो बेख्याली में बोला तो वो चौंक गई। क्यों, तुम कल कहाँ जा रहे हो? वो हरासा हो गई और उसके हाथ पर हाथ रख दिया तो वो संभलने की कोशिश करने लगा। कल वो मैंने बताया है ना, कैप्टन न्याजी की पोस्टिंग ढाका हो गई है, उसे सी ऑफ करने जाऊंगा।
वो जल्दी से बोला और झील के पास मोटर रोक ली। फिर वो उतर कर बोटिंग करने लगा। साकिब ने चप्पू चलाते हुए उसे बताया। वो सामने बैठी घुटनों पर कोहनी टिकाए साकिब ने चप्पू चलाते हुए उसे देखा। वो सामने घुटनों पर कोहनी टिकाए चेहरा थामे उसे गौर से देख रही थी। जाने क्या सोचे जा रही थी। क्यों, क्या सोचे जा रही हो गुड़िया? साकिब ने प्यार से पूछा, निगाहों से जैसे प्यार उमड़ा चला आ रहा था। मैं सोच रही हूँ कि जब तक वकार नहीं आया था हम लोग कितने मजे करते थे। तुम और मैं, राबी और अयाज पिकनिक मनाते थे। ढेर सारी पिक्चर्स देख डाली थी। चोरी चोरी क्लब गैबरे देखने जाते थे। वो मुस्कुरा दी तो साकिब ने भी याद दिलाया। हाँ याद है, एक बार जब बैरूत के मशहूर बैले डांसर प्रिंसेस कलसूम का प्रोग्राम था और तुमने जिद की थी कि हमने ज़रूर देखना है। फिर हम सब अयाज के दोस्त की शादी का बहाना करके रात को गायब हो गए थे। और जब हमने रक्स देखने के बाद खाना खाया और वेटर से बिल मांगा तो उसने कहा, सर आपका बिल तो इन साहब ने पे कर दिया है। जब हमने हैरान होकर उन साहब को देखा तो हमारे रंग फक हो गए। वहाँ अंकल अरशद और डैडी बैठे हमें घूर रहे थे। साकिब ने याद करके कहकहा लगाया। और राबी तो खौफ के मारे कैसे कपकपा रही थी। कितना मजा आता था गुड्डू। वो हंसी से बेताब हो गई। फिर तो जैसे माजी निगाहों में फिरने लगा। और गुड्डू याद है जब तुम और अयाज मुझे स्विमिंग सिखाने ले गए थे और पहले ही दिन मैं फिसल के गहरे पानी में जा गिरी थी। कितनी डुबकियां खाई थी मैंने और पानी मेरे पेट में चला गया था। बेचारा अयाज तो रोने लग गया था। वो घंटों माजी के खुशगवार लम्हात को याद करते रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। फिर होटल में खाना खाया और हाथों में हाथ डाले साहिल पर घूमते रहे। रेत के घरौंदे बनाते बिगाड़ते रहे। रमना सब कुछ भूलकर खुशी खुशी बातें कर रही थी और यही हाल साकिब का था। अरे गुड्डू, टाइम क्या हुआ है? देखो कितना अंधेरा हो गया है। वो एकदम चौंक कर बोली तो साकिब ने घड़ी को आंखों के करीब करके देखा। अरे 10 बज गए हैं। वक्त गुजरने का तो पता ही नहीं चला। क्या बात है गुड़िया, क्या तुम्हें डर लग रहा है? वो प्यार से बोला। नहीं, तुम्हारे साथ होते हुए तो मैं किसी चीज से खौफजदा नहीं हो सकती। आज इतने अरसे बाद मैंने खुद को इतना शाइन, इतना लाइट फील किया है। दिन हंसी खुशी गुजर गया है। रमना, आज टीना भी नाराज होकर चली गई है। साकिब ने मुस्कुरा कर कहा तो रमना को भी याद आ गया। अरे हाँ, मैंने महसूस किया था कि उसका मूड बहुत खराब था। क्यों, वो नाराज क्यों हो गई है भला? वो सर उठाकर पूछने लगी तो साकिब ने ठंडा सांस लेते हुए कहा, मेरी जिंदगी में जो भी लड़की आएगी ना, वो तुम्हारे वजूद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम एक साया बनकर उन पर छाई रहोगी। वो जेब में हाथ डाले लहरों की तरफ बढ़ने लगा, उदास उदास सा। तो रमना के दिल से जैसे बोझ सा हट गया। वो मुतमईन सी बोली, चलो गुड्डू, ये तो अच्छा ही हुआ। पता है, उस दिन मैं टीना को तुम्हारे साथ देखकर इतना जल रही थी कि मेरा दिल चाह रहा था उसे तुमसे दूर कर दूं। मुझे तुम पर भी गुस्सा आ रहा था कि तुमने उसे इतनी लिफ्ट क्यों दी है। वो तुमसे चिपकी जा रही थी। वो मुंह बनाकर बोली तो साकिब ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। भाई, तुम बड़ी खुदगर्ज हो रमना। खुद भी मेरी परवाह नहीं करती और ये भी नहीं चाहती कि कोई दूसरी लड़की मुझे पसंद करे, मेरी जिंदगी में आए। वो उसे देखने लगा। वाह, परवाह तो करती हूँ, इतना तो चाहती हूँ तुम्हें। वो करीब आ गई और उसे अकीदत भरी नजरों से देखा। हाँ, चाहती तो हो, लेकिन इतना नहीं चाहती कि मुझसे शादी कर सको। जाहिर है फिर मुझे और लड़कियों को लिफ्ट देनी पड़ेगी। पता नहीं वो लैला की बच्ची कहाँ गायब हो गई है। कम अज कम ये तो तसल्ली थी कि वो मुझे बेहद चाहती है। कोई तो हम पर भी दिलो जान से फिदा है। वो बात बदल गया और मजाक करने लगा। कौन लैला? वही आर्मी क्रेज था जिसे ना वो गुड्डू, वो बहुत फ्लर्ट सी लड़की थी। तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे गुड्डू, मैं अब शादी के लिए तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। बल्कि गुड्डू, तुम शादी मत करना। उसने मुल्तजियाना अंदाज से कहा और उसके करीब आ गई। क्या? वो हैरान रह गया। अजीबोगरीब बात की थी रमना ने तो। हाँ गुड्डू, मैंने अपने आप में ही तब्दीली महसूस की है कि मैं तुम्हारे नज़दीक किसी लड़की का वजूद बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जब मैं ये सोचती हूँ कि कोई लड़की हर वक्त तुम्हारे साथ, तुम्हारे करीब रहेगी, शेयर करेगी, तो मेरा दिमाग सुलग उठता है। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें सबसे छुपा दूँ, ऐसी जगह छुपा दूँ जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। बस तुम मेरे सामने रहो। वो आंखें मौन कर बोली। ये तुम क्या कह रही हो? हैरान से साकिब ने रमना के कंधे पकड़े। वो शशदर रह गया। हाँ, मैं सच कह रही हूँ गुड्डू, मैं खुद अपनी कैफियत पर हैरान हूँ। अगर तुमने किसी लड़की से शादी कर ली तो मैं मर जाऊंगी। जब तुम शादी कर लोगे तो तुम उसे अपने साथ लेकर घूमो फिरोगे, खूब सैरो तफरीह कराओगे। उस लड़की को यहाँ झील पर भी यकीनन लेके आओगे। बोटिंग करोगे जैसे तुम हमेशा से मुझे सामने बिठाकर खूब बातें करते हो, प्यारे प्यारे गाने सुनाते हो। उसे भी अपनी दिलकश आवाज़ के शहर में डुबोकर मदहोश करोगे।
हर वो जगह, वो मुकाम जहाँ हम साथ साथ जाते रहते थे। फिर मेरी जगह तुम्हारे साथ वही होगी। वो इस अनदेखी हस्ती का ख्याली वजूद तस्वुर की आंख से जहन के पर्दे पर ला ला के नक्शा खींच रही थी। सच गुड्डू, जब मैं ये सब बातें सोचती हूँ ना और मेरे दिलो जहन के पर्दे पर ये मंजर उभरने लगते हैं तो मेरा वजूद सुलग उठता है। मेरा बेतहाशा रोने को जी चाहने लगता है। रमना ये सब कुछ ख्वाबीदा से अंदाज में कहे जा रही थी और साकिब मसहूर और मस्सा खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था। फिर जैसे उसे खुद पर इख्तियार न रहा। रमना, ओ रमना, साकिब बेकाबू सा हो गया। बरसों से दिल के बंद गोशों में मदफून चाहत उमड़ उमड़ कर बाहर आने लगी। ओ गुड्डू, न जाने क्यों आज तो वो बहकी चली जा रही थी। अनहोनी अनकही बातें दोहराई जा रही थी और साकिब को होशो खिड़त से बेगाना किए दे रही थी। जाने ये कैफियत कब तक तारी रहती कि ऊंची सरकश मुंह और समंदर की लहर उनके सरों से गुजर कर जैसे उन्हें जालिम दुनिया की चुपती छेदती हुई तो मुस्कुराना निगाहों से छुपाने के लिए एक पर्दा सा तान गई। वो सर से पांव तक भीग कर रह गए। सर ठठरे पानी ने जैसे दिमाग और वजूद में सुलगते भड़कते आतिशफशां को यकसा कर दिया। साकिब, होश की दुनिया में पलटते हुए रमना ने लर्जीदा सी आवाज में पुकारा, लेकिन वो तो सख्ती से आंखें भेंचे मदहोश ही खड़ा था। उसकी बंद बंद आंखों में तो गुजरे लम्हों का सहर रचा था। मुद्दतों की तरसी निगाहों में एक हसीन सुनहरा सपना था। वो तो पलकों को जुम्बिश देते हुए भी डर रहा था। कहीं ऐसा ना हो ये तिलिस्म टूट जाए, ये सहर खत्म हो जाए, सुनहरा सपना बिखर कर रह जाए। अब इन जज्बाती लम्हों के बीतने के बाद न जाने वो रमना की आंखों में उसके हसीन चेहरे पर क्या और किस तरह के तासुरात देखेगा। इस खौफ और वसवसों ने जैसे निगाहों पर बोझ सा डाल दिया। उसने गहरा सांस लेते हुए आंखों को मजीद सख्ती से मीच लिया, जैसे कि वो इन तिलिस्माती और नाकाबिले यकीन लम्हात को दिल में रूह की गहराइयों में जज्ब करना चाहता हो। उफ साकिब, ये सब क्या हो गया? रमना ने सरगोशी की। मैं क्या करता रमना? मैं भी तो एक इंसान ही हूं ना। बरसों से तुम्हारी चाहत की आग में झुलसे जा रहा था। आखिर कब तक इस आग में जलता? कब तक दिल सोख्ता के सरकश जज्बों को तुमसे छुपाता? कब तक तन्हा भस्म होता रहता? आखिर आज मेरा जब जवाब दे गया। मैं बहुत थक गया हूँ रमना। खुद से अपने जज्बों के हाथों शिकस्त खा गया और हौसला हार कर आज तुम्हें दिलो मन के जख्म दिखा बैठा हूँ। वो एहसासे पशेमानी से मुंह छुपाकर बोला तो रमना के जहन के जंग आलूद दरवाजों के कफल खुलते चले गए। सभी भूली बिसरी बातें जिन्हें वो लापरवाही से सुनती रही थी और कभी यकीन ना करती थी अब बयां होने लगी। इसका मतलब तो ये हुआ साकिब कि आंटी फरीदा ने तुम्हारी गुमशुदगी के दौरान जो भी इंकशाफ किए थे, जो राज उन्होंने बहालते मजबूरी मुझ पर जाहिर किए, वो सभी ठीक थे। तुमने हमेशा मुझे चाहा, मुझसे मोहब्बत की। वो बड़बड़ाई। आंखों के सामने तने गफलत के पर्दे हटते ही चले गए। रमना की बातें सुनकर वो भी सच्चाई पर उतर आया। छुपाने से हासिल भी क्या था? वो भी दिल में दफन राज अयां करने पर तुल ही गया। अगर आज यूं में हिसाब है तो यूं ही सही। वो नडर हो गया। हाँ रमना, अम्मी ने जो राज मुनकशिफ किए उनमें रत्ती भर भी झूठ नहीं। ये अटल हकीकत है कि मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हें चाहा है। बचपन से लेकर जवानी तक तुम्हारी ही परस्तिश की है। वो ठोस लहजे में बोला। रमना, पहले तो कभी मैं तुम्हें ये राज ना बताता। तुम्हें मेरी मौत के बाद ये खबर ना मिलती कि मैंने तुम्हें पूजा है। लेकिन अब कुछ अरसे मैंने हालात का बगौर मुताला किया तो मुझ पर कुछ हकीकतें खुली हैं। मैं निहायत यकीन से दावा करता हूँ कि तुम रमना अरशद अली मुझसे यानी साकिब से, अपने गुड्डू से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करती हो। तुम मुझे चाहती हो रमना। साकिब ने यकीन भरे अंदाज में कहा तो वो बिफर उठी। बहुत से ख्यालात उसके जहन में मौजन हो गए। नहीं साकिब, तुम होश में आओ। कह दो कि ये सब झूठ है। वो चीखी। हकीकत जानने के बावजूद भी वो खुद फरेबी में मुब्तला रहना चाहती थी। नहीं रमना, होश में तो मैं अब आया हूँ। तुम भी ख्वाबों से निकलकर अपने दिल को टटोलो। बचपन ही से तुम्हारे दिलो दिमाग पर जो एक झूठी तस्वीर नक्श है ना, उसे तोड़ डालो। तुम सच्चाई से नजरें चुरा कर खुद को धोखे में रखे हुए हो। अब भी वक्त है, संभल जाओ। बाद में आंखें खुली तो बहुत पछताओगी। मान जाओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, वकार से नहीं। साकिब ने उसको फिर से झंझोड़ा कि शायद ख्वाबीदा जहन और दिल में मदफून जज्बे उभर आए। लेकिन रमना तो किसी सूरत ये तस्लीम करने पर तैयार ही ना थी और ना ही साकिब के मुंह से ये तल्ख सच्चाई सुनना चाहती थी। छोड़ दो, मत छुओ मुझे। रमना ने उसके हाथ सख्ती से झटके। अब आइंदा साकिब, तुम मुझे कभी छूने हाथ लगाने की कोशिश नहीं करोगे। तुम अपना एतमाद गंवा बैठे हो। मुझे अब तुमसे कोई उन्स नहीं रहा। बराए करम तुम मुझे अभी इसी वक्त वापस घर ले चलो। वो चीखी और मुड़कर दूसरी सिम चल दी।
प्लीज़ प्लीज़ रमना, खुदा के वास्ते मेरी बात तो सुन लो, मुझे सफाई में कुछ कहने का मौका तो दे दो। रमना, शायद कल के बाद हम फिर कभी जिंदगी भर ना मिल सकें। वो मिन्नतें करता पीछे लपका। शायद कल के बाद हम फिर कभी ना मिल सकें। लम्हा भर के लिए रमना को ये अल्फाज अजीब से लगे, लेकिन वो उसके मुंह से कोई वजाहत सुनने के मूड में ना थी। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती, और अब मुझे खुद भी तुमसे मिलने, ताल्लुकात रखने की कोई आरजू नहीं रही। हाँ, अब तो मुझे शराफत से घर ले चलो या मैं किसी से लिफ्ट मांग लूँ, वो सख्ती से बोली। उससे कोई बाइद भी ना था। साकिब ने हार कर ठंडा सांस लिया और उसके तने हुए खांधे कुछ इस तरह से झुक गए जैसे एकदम से उम्र में बरसों का इजाफा हो गया हो।